स्वागत है आपका किशन एफएम वाईटी में। स्टोरी पार्ट 6 एपिसोड 51 से 60 माय डेविल प्रोफेसर। साधना ने हाँ में सिर हिलाया और चुपचाप अपने फ्राइड राइस खाने लगी। इधर कंदन अपना नॉर्मल खाना खा रहा था। उसे फ्राइड राइस कभी पसंद नहीं थे। वो तो साधना थी जो बचपन में हर 2 दिन बाद फ्राइड राइस खाया करती थी। पर कंदन उसे कभी मना नहीं करता था, बस यही कहता था कि राइस बॉयल करके खाने चाहिए। पर हमारी साधना मैडम कहाँ किसी की सुनती थी। खाना फिनिश होते ही साधना ने अपने पेट पर हाथ रखा और बोली, आज तो मम्मा और बेबी दोनों बहुत खुश है ना बेबी। उसकी बात पर कंदन खुलकर मुस्कुरा दिया। वहीं साधना उसकी खिली हुई मुस्कुराहट देखकर खुद भी मुस्कुरा दी। ऐसे लग रहा था कि सब कुछ परफेक्ट है, लाइक नॉर्मल कपल्स की तरह हस्बैंड वाइफ और उनका आने वाला बेबी। एवरीथिंग इज पिक्चर परफेक्ट। खाना होने के बाद कंदन और साधना दोनों अपने बेडरूम में आ चुके थे। साधना ने कंदन के पास बैठते हुए कहा, आप मुझे कुछ जरूरी बात बताना चाहते थे। कंदन ने एक गहरी सांस ली और उसने साधना का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, तुमने एक बार मेरी फैमिली के बारे में पूछा था और तुमने ये भी कहा था कि जब मेरी फैमिली को तुम्हारे बारे में पता चलेगा तो वो क्या कहेंगे। साधना चुपचाप कंदन की बात सुन रही थी। वो बिना पूरी बात सुने बोलने वालों में से नहीं थी। कंदन ने आगे बोलते हुए कहा, मेरी फैमिली ने मेरी मैरिज कहीं और फिक्स करी हुई है और 10 दिन बाद मेरी मैरिज है उस लड़की से। तो अब तुम बताओ, क्या तुम मेरे साथ रहना चाहती हो या मुझसे दूर जाना चाहती हो? मतलब तुम्हारा क्या रिएक्शन है इस बात पर? साधना को एक पल के लिए तो डर लग गया था। उसे इतने सालों बाद कोई इतना ज्यादा प्यार करने वाला, इतनी केयर करने वाला कोई मिला था। वो उसे खोना तो बिल्कुल नहीं चाहती थी। साधना ने कंदन की आंखों में देखते हुए कहा, आप उस लड़की को पसंद करते हैं सर? आप उस लड़की से शादी करना चाहते हैं? कंदन ने बिना कुछ बोले ना में सिर हिला दिया। वो दोनों अभी भी एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। साधना ने धीरे से कहा, तो फिर मैं क्यों आपसे दूर जाऊंगी? जब आपको वो लड़की से शादी नहीं करनी तो आप फिर शादी तोड़ दीजिए, बस बात खत्म। कंदन ने कुछ पल रुक कर कहा, तो क्या उसकी जगह तुम मुझसे शादी करोगी? एक ग्रैंड वेडिंग। साधना के दिल की धड़कनें बुरी तरह शोर करने लगी थी। उसने धीरे से हाँ में सिर हिला दिया। कंदन ने भी मुस्कुराते हुए उसे अपने सीने से लगा लिया। साधना को एक ग्रैंड वेडिंग चाहिए थी, जिसमें सारे रिचुअल्स हो, सब कुछ हो जो एक नॉर्मल लड़की की लाइफ में होता है। तो बस फिर कंदन वही करने वाला था। अपनी साधना की विश पूरी करने वाला था वो। आज वो दोनों घर ही थे और साधना ने तो वेदिका से सारी बात भी कर ली थी। वो इतनी ज्यादा एक्साइटेड थी कि उसने वेदिका को कल विला आने के लिए बोला था ताकि वो दोनों शादी की प्रिपरेशन शुरू कर सके। साधना बहुत ज्यादा खुश थी और उसके चेहरे की खुशी देखकर कंदन बहुत खुश था। इधर सूर्यवंशी महल में शादी की सिर्फ 10 दिन रह गए थे और 3 से 4 दिन बाद को मेहमान आने शुरू होने वाले थे। सारे इनविटेशन कार्ड बन चुके थे, सब कुछ हो चुका था। सारा सूर्यवंशी परिवार शादी की भाग दौड़ में लगा हुआ था। सूर्यवंशी परिवार के बड़े बेटे की शादी थी तो नॉर्मल तो होने से रही। रात को करीब 11 बजे सब लोग अपने अपने कमरे में पहुंचे थे सोने के लिए। सबके सोने के करीब 2 घंटे बाद, यानी कि करीब रात के 1 बजे दादी सा अपने कमरे में बिस्तर पर लेटी हुई थी। उन्हें नींद नहीं आ रही थी और एक अजीब सी घबराहट उन्हें फील हो रही थी। दादी सा ने अपने दिल वाली जगह पर हाथ रखते हुए कहा, आह, हमें दर्द क्यों हो रहा है? हमारी दवाई कहाँ है? इतना कहे एक दादी सा बेड से उठकर बैठी और उन्होंने बेड के साइड ड्रॉर में से एक मेडिसिन बॉक्स निकाला। उन्होंने अपनी मेडिसिन ली और फिर से लेट गई। उस मेडिसिन की वजह से उन्हें कुछ आराम मिला, जिस वजह से वो आराम से सो गई। पर सुबह के 4 बजे एक बार फिर से उनके सीने में दर्द उठा और ये दर्द काफी ज्यादा भयानक था।
दादी सा जोर चीखी। उनकी चीख से घरवाले तो नहीं पर नौकर चाकर उठ गए थे। एक नौकर भागकर दादी सा के कमरे में आया। जब उसने देखा कि दादी सा बेड पर पड़ी दर्द से तड़प रही है तो उसने अपने साथियों में से किसी को तृप्ति जी और सूरज जी को उठाने के लिए कहा। कुछ ही देर में सारे परिवार वाले उठ गए थे और दादी सा को सिटी हॉस्पिटल ले जाया गया था। दादी को इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट किया गया था। डॉक्टर उन्हें एग्जामिन कर रहे थे। वार्ड के बाहर तृप्ति जी, सूरज जी और लक्षित मौजूद थे। उन सब के चेहरों पर टेंशन साफ दिखाई दे रही थी। निहारिका यहाँ नहीं थी क्योंकि रिवांश को अकेला छोड़कर वो आ नहीं सकती थी और इतने छोटे बच्चे को हॉस्पिटल लेकर आना उसके लिए अच्छा नहीं था। इसी कारण वो आई नहीं थी। वही लक्षित कई बार ट्राई कर चुका था पर कंदन का फोन स्विच ऑफ जा रहा था। वो तीनों एक जगह बैठे ही हुए थे कि उन सब को सारिका की आवाज सुनाई पड़ती है जो कि अनिरुद्ध जी के साथ अभी अभी वहां पहुंची थी। सारिका थोड़ी तेज आवाज में बोली, क्या हुआ मासा को? वो तो एकदम अच्छी भली थी ना, फिर अचानक से उन्हें क्या हुआ है? तृप्ति जी ने सारिका के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, सारिका शांत हो जाओ। हमें भी नहीं पता मासा को अचानक से क्या हुआ है। अभी डॉक्टर उन्हें देख रहे हैं, फिर ही हमें कुछ पता चलेगा। वो सब डॉक्टर के बाहर आने का इंतजार कर रहे थे कि तभी डॉक्टर ने बाहर आकर कहा, मिस्टर सूर्यवंशी, आई एम सॉरी पर मैडम सूर्यवंशी का हमें इमरजेंसी ऑपरेशन करना होगा। उन्हें एक मेजर हार्ट अटैक आया है। हमें जल्द से जल्द उनका ऑपरेशन करने की जरूरत है। डॉक्टर की बात सुनकर सब लोग हैरान परेशान हो गए थे। तभी सूरज जी ने कहा, डॉक्टर माँ को कुछ होगा तो नहीं ना? मतलब उनका ऑपरेशन होने के बाद वो रिकवर हो जाएंगी ना? डॉक्टर ने कुछ पल रुक कर कहा, हम अभी के लिए कुछ नहीं कह सकते। ऑपरेशन होने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। डॉक्टर अपनी बात कहकर वहां से चले गए। उनके जाने के बाद वहां एक नर्स आई जिसके हाथ में कुछ पेपर थे। उसने सूरज जी के आगे वो पेपर कर दिए। सूरज जी को पता था कि वो कौन से पेपर थे। उन्होंने कुछ पल उन पेपर्स को देखा और फिर बिना कुछ बोले साइन कर दिए। सुबह के 10 बजे तक दादीसा का ऑपरेशन हो चुका था और ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ था, पर डॉक्टर्स ने उन्हें कम से कम 1 महीने के लिए हॉस्पिटलाइज्ड होने की सलाह दी थी। दादीसा अभी भी बेहोशी की हालत में अपने वार्ड में सोई हुई थी। वहीं सारा परिवार भूखा प्यासा उनके होश में आने का इंतजार कर रहा था। वो सभी अभी भी वार्ड के बाहर ही बैठे हुए थे कि तभी वहां पर कंदन आया। कंदन को देखकर लक्षित अपनी जगह से खड़ा हो गया और उसके पास आकर बोला, भाई कहाँ थे आप? मैं सुबह से ट्राई कर रहा हूँ पर आपका फोन स्विच ऑफ जा रहा था। कंदन ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उसने उससे दादीसा की कंडीशन के बारे में पूछा तो लक्षित ने उसे सब बता दिया था। कुछ ही देर में दादीसा को होश आ चुका था और सब लोग उनके वार्ड में मौजूद उनसे बात करने की कोशिश कर रहे थे। वैसे तो डॉक्टर उन सब को एक साथ वार्ड में जाने की परमिशन नहीं देना चाहते थे, पर सूर्यवंशियों के सामने बोलने की हिम्मत उनमें थी नहीं। दादीसा हल्के होश में थी और उनकी हालत कुछ खास अच्छी नहीं थी। जिंदगी में पहली बार उन्हें हार्ट अटैक आया था, वो भी मेजर हार्ट अटैक, जिस वजह से उनकी हालत काफी खराब थी। इस वक्त दादीसा के वार्ड में सारिका, अनिरुद्ध, तृप्ति जी और सूरज जी ही थे। लक्षित और कंदन दोनों भाई बाहर थे, शायद सबके लिए चाय नाश्ता लेने गए थे। सारिका ने अपनी माँ की हालत देखते हुए कहा, माँ हम कंदन की शादी को पोस्टपोन कर देते हैं। आप इस हालत में हो तो शादी कैसे हो सकती है? डॉक्टर ने बोला है कि आपको कम से कम 1 महीना हॉस्पिटल में रहना है, पर शादी तो 10 दिन बाद की है। दादीसा भले ही बीमार थी, पर उनकी आवाज अभी भी वही थी, किसी खूंखार जानवर की तरह। उन्होंने अपनी वही सख्त आवाज में कहा, खबरदार अगर शादी पोस्टपोन करने की बात भी किसी ने की तो कंदन की शादी होगी, उसी दिन होगी जिस दिन होनी तय हुई है।
फिर उन्होंने तृप्ति जी और सूरज जी को अपने पास बुलाया और अपना हाथ आगे करते हुए बोली, हमें वादा करो कि चाहे हम जिए चाहे मरे, चाहे कुछ भी हो जाए, हमारे कंदन की शादी होगी, और उसी दिन होगी जिस दिन तय हुई है। हम अपने बच्चे की हालत और नहीं देख सकते। वादा करो हमसे कि किसी भी हाल में कंदन की शादी होके रहेगी। तृप्ति जी और सूरज जी ने एक नजर एक दूसरे को देखा, फिर उन्होंने दादी सा के हाथ में हाथ रख दिया। दादी सा भले ही बीमार थी, पर उनकी आवाज अभी भी वही थी, किसी खूंखार जानवर की तरह। उन्होंने अपनी वही सख्त आवाज में कहा, खबरदार अगर शादी पोस्टपोन करने की बात भी किसी ने की तो कंदन की शादी होगी, उसी दिन होगी जिस दिन होनी तय हुई है। फिर उन्होंने तृप्ति जी और सूरज जी को अपने पास बुलाया और अपना हाथ आगे करते हुए बोली, हमें वादा करो कि चाहे हम जिए चाहे मरे, चाहे कुछ भी हो जाए, हमारे कंदन की शादी होगी, और उसी दिन होगी जिस दिन तय हुई है। हम अपने बच्चे की हालत और नहीं देख सकते। वादा करो हमसे कि किसी भी हाल में कंदन की शादी होके रहेगी। तृप्ति जी और सूरज जी ने एक नजर एक दूसरे को देखा, फिर उन्होंने दादी सा के हाथ में हाथ रख दिया। सब लोग हॉस्पिटल से जा चुके थे क्योंकि दादी सा के पास किसी को भी रुकने से दादी सा ने ही मना किया था। कंदन एस यूजुअली अपने कॉलेज में था। वहीं साधना और वेदिका आज शॉपिंग के लिए मॉल गई हुई थी। वैसे तो कंदन ने साधना को कहीं भी जाने से मना किया था। उसने कहा था कि उसे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, जो उसे चाहिए वो घर ही आ जाएगा। पर साधना इस बात के लिए नहीं मानी। उसे शॉपिंग पर जाना था। हमेशा की तरह आज भी कंदन अपनी प्यारी सी साधना के आगे हार गया था। साधना और वेदिका मॉल में थी। उन्हें नहीं पता था, पर उनके आसपास सिविल ड्रेस में गार्ड्स थे, जिन्हें कंदन ने ही उनके लिए भेजा था। साधना और वेदिका शादी के हर एक फंक्शन के लिए ड्रेसेज, ज्वेलरीज, फुटवेयर और अदर मैचिंग एक्सेसरीज ले रही थी। करीब 3-4 घंटे की शॉपिंग करने के बाद अब साधना और वेदिका बुरी तरह थक चुकी थी। उन्होंने लगभग हर वो चीज ले ली थी जो उन्हें चाहिए थी। तो बस अभी वो मॉल के रेस्टोरेंट एरिया में आई हुई थी, और खाना खाने के बाद वो दोनों सीधा सूर्यवंशी विला ही जाने वाली थी। साधना और वेदिका दोनों खाना खा ही रही थी कि तभी उन्हें राघव की आवाज सुनाई देती है। उसके साथ इस वक्त अभिषेक था। राघव और अभिषेक साधना और वेदिका के साथ वाले टेबल पर बैठे हुए थे। वेदिका ने उन दोनों की तरफ देखते हुए कहा, ये लंगूर के बच्चे यहाँ क्या कर रहे हैं? कॉलेज से बंक करके दोनों यहाँ मॉल में घूम रहे हैं। साधना उसकी बात पर कुछ कहती कि तभी राघव की नजर साधना और वेदिका पर पड़ती है। वो मुस्कुराते हुए बोला, खेलो साधना, आज तुम कॉलेज नहीं आए और यहाँ शॉपिंग कर रही हो। साधना राघव को कोई जवाब देती कि तभी वेदिका ने कहा, हाँ हम शॉपिंग करने ही आए थे, पर हमारी शॉपिंग हो चुकी है। तुम बैठो यहाँ। चलो साधना, कहकर उसने साधना का हाथ पकड़कर उसे वहां से ले गई। इधर राघव का चेहरा मायूस हो गया था। मतलब पता नहीं वेदिका को उससे क्या प्रॉब्लम थी। वो जब भी साधना के पास जाता था तभी वो उसे वहां से ले जाती थी। अभिषेक ने राघव के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, भाई तू साधना को प्रोपोज कर दे, फिर देखना वेदिका तो क्या उसे तुझसे दूर ले जाएगी, खुद साधना भी तुझसे दूर नहीं जा पाएगी। अभिषेक की बात पर राघव ने एक बार उसे देखा और धीरे से कहा, वो मान जाएगी। मतलब अगर उसने कहा कि मैं उससे पसंद नहीं हूं तो। अभिषेक ने कुछ पल रुक कर कहा, यार राघव, पूरे कॉलेज का हैंडसम हंक है तू। सारे कॉलेज की लड़कियां तुझ पर मरती है तो साधना क्यों नहीं? और हो सकता है अभी उसके दिल में तेरे लिए कोई फीलिंग्स ना हो, पर जब तू अपनी फीलिंग्स उसके सामने एक्सेप्ट करेगा तो आई एश्योर वो मना नहीं कर पाएगी। अभिषेक की बात पर राघव एग्री हो गया था, और आज से वो बस एक मौका ढूंढने लगा था जब वो साधना के सामने अपने दिल की फीलिंग्स शेयर कर सके। ऐसे ही करते करते 4 दिन बीत गए थे। अब कामना और कंदन की शादी को सिर्फ 5 दिन बाकी थे।
दादी सा अभी भी हॉस्पिटल में थी। उनके पास ज्यादातर सारिका ही होती थी। बाकी सब तो शादी की तैयारियां करने में बिजी थे। अब दादी सा ने बोला था तो ऑफ कोर्स शादी उसी दिन होनी थी, जिस दिन होनी तय हुई थी। आखिर सारे इनविटेशन जा चुके थे। इवेंट बुक हो चुके थे। सब कुछ हो चुका था। शादी बांद्रा में एक इवेंट हाउस में होने वाली थी। जैसे कि शादी होने में 5 दिन बाकी थे तो सब लोग बांद्रा वाले इवेंट हाउस में पहुंच चुके। मतलब कि सारी शादी की रस्में यहीं होने वाले थी। यहीं पर शादी होने वाली थी। आज सूर्यवंशी परिवार, रायचंद परिवार और निहारिका की फैमिली, मल्होत्रा फैमिली सब इवेंट हाउस पहुंच गए थे और शादी होने तक सब यहीं रहने वाले थे। इवेंट हाउस बहुत बड़ा था। वहां हर एक मेहमान के लिए, फैमिली के लिए अलग अलग रूम्स अलॉट किए हुए थे। भले ही वो सब लोग इसी इवेंट हाउस में रहने वाले थे। रायचंद्स और सूर्यवंशी अलग अलग पार्ट में रहने वाले थे। यानी कि इवेंट हाउस की एक और की जगह रायचंद्स और उनके गेस्ट्स के लिए अलॉटेड थी। और इवेंट हाउस की एक जगह सूर्यवंशियों और उनके गेस्ट्स के लिए अलॉटेड थी। उन दोनों फैमिलीज के बीच में किलोमीटर्स के हिसाब से फासला था। क्योंकि शादी से पहले अब दुल्हा और दुल्हन एक दूसरे को मिलने वाले नहीं थे। सूर्यवंशी और मल्होत्रास अभी वहीं पर थे कि तभी एक कैब उनके सामने आकर रुकती है। उस कैब में से वेदिका बाहर आती है, उसके साथ ही साधना भी आई थी। दोनों के हाथों में उनके लगेज थे। ऐसे लग रहा था कि दोनों अभी अभी एयरपोर्ट से आई है। साधना ने इस वक्त ब्लू कलर के क्रॉप टॉप के साथ व्हाइट कलर के पैंट्स पहनी हुई थी। वेदिका ने भी एक लूज टी शर्ट के साथ डेनिम जीन्स पहनी हुई थी। जैसे ही सबके नजर वेदिका पर गई तो सब खुश हो गए थे। वेदिका और साधना चलकर उन सब के सामने आकर रुकी। सबने वेदिका को काफी टाइम बाद देखा था तो सब उसे देखकर इमोशनल हो गए थे। वेदिका सबसे मिली तो फिर सबकी नजर साधना की तरफ गई। जब वेदिका ने देखा कि सब साधना को सके रहे हैं तो उसने तेज आवाज में कहा, ये मेरी फ्रेंड है साधना। इसी के साथ मैं न्यूयॉर्क में रह रही थी। और अब जब मैं इंडिया आ रही थी तो मैं साधना को अपने साथ ले आई। फिर सारिका को देखते हुए बोली, मॉम मैंने सही किया ना? मेरे भाई की शादी है तो साधना भी अटेंड कर सकती है ना? सारिका ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं। जाओ तुम अपनी फ्रेंड को साथ ले जाओ और आराम कर लो थोड़ी देर। थक गई होनी ना तुम दोनों। वेदिका साधना को तुरंत वहां से ले गई। और वहीं उन दोनों के यहां से जाते ही सबके चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज हो गए थे। तभी तृप्ति जी ने धीरे से कहा, साधना। सूरज जी ने उनके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, ये वो साधना नहीं है, तुम अच्छे से जानती हो कि वो मर चुकी है अपने माँ बाप के साथ ही। तो फिर हम हर एक साधना नाम की लड़की को वही साधना तो नहीं समझ सकते ना? उनकी बात पर तृप्ति जी ने एक गहरी सांस ली। पर वो कुछ बोली नहीं थी। तभी सारिका ने तेज आवाज में कहा, चलिए तो फिर हम अपना मूड खराब नहीं करेंगे, अब चलकर हल्दी की तैयारियां देख लेते हैं। कल सुबह ही कामना और कंदन की हल्दी है। तभी लक्षित ने कहा, पर बुआ जिनकी हल्दी है वो खुद तो यहाँ से गायब है। भाई अभी तक यहाँ पहुंचे ही नहीं है। पता नहीं उन्हें ये शादी करनी भी है या नहीं। लक्षित की आखिरी लाइन सुनकर सबने उसे घूरते हुए देखा तो वो एकदम से चुप हो गया और इधर उधर देखने लगा। सूरज जी ने उसे घूरते हुए कहा, कौन कहेगा तुम्हें कि तुम एक बच्चे के बाप हो? बोलते वक्त जरा भी नहीं सोचते हो कि क्या सही और क्या नहीं। जाओ जाकर कंदन को कॉल करो और उसे अभी ही यहाँ पहुँचने के लिए बोलो। उनकी बात पर लक्षित मुंह बनाते हुए वहां से चला गया। उसके बाद बस सब लोग तैयारियां देखने लगे थे। वैसे तो सब कुछ इवेंट टीम ही अरेंज कर रही थी। पर कोई भी कमी ना रह जाए इसलिए वो लोग खुद एक एक चीज देख रहे थे। वहीं साधना और वेदिका एक रूम में पहुंची तो वेदिका ने उसे देखते हुए कहा, साधना तुम सब समझ गई हो ना? तुम्हें ये नाटक करना है कि तुम मेरे साथ न्यूयॉर्क से इंडिया आए हो। किसी भी कीमत पर घर वालों को ये नहीं पता चलना चाहिए कि तुम्हारी और भाई की शादी हो चुकी है।
नहीं तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। उनके अकॉर्डिंग सब कुछ चलने देना है और लास्ट में भाई बम ब्लास्ट करेंगे। ओके। साधना ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, मैं सब समझ गई हूँ कि मुझे शादी होने तक ये सारा ड्रामा करना है। उसके बाद सबको सच देना है। मतलब सबको सच बताने का काम खुद सर करेंगे। वहीं साधना और वेदिका एक रूम में पहुंची तो वेदिका ने उसे देखते हुए कहा, साधना तुम सब समझ गई हो ना? तुम्हें ये नाटक करना है कि तुम मेरे साथ न्यूयॉर्क से इंडिया आए हो। किसी भी कीमत पर घर वालों को ये नहीं पता चलना चाहिए कि तुम्हारी और भाई की शादी हो चुकी है। नहीं तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। उनके अकॉर्डिंग सब कुछ चलने देना है और लास्ट में भाई बम ब्लास्ट करेंगे। ओके। साधना ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, मैं सब समझ गई हूँ कि मुझे शादी होने तक ये सारा ड्रामा करना है। उसके बाद सबको सच देना है। मतलब सबको सच बताने का काम खुद सर करेंगे। अगली सुबह। आज कामना और कंदन की हल्दी थी। कंदन कल रात ही इवेंट हाउस पहुंच गया था। पर वो अभी तक साधना से नहीं मिला था। साधना इस वक्त सेकंड फ्लोर के एक रूम में थी जो कि साधना और वेदिका का ही था। उनके बगल वाला रूम कंदन का था। साधना और वेदिका इस वक्त हल्दी की रस्म के लिए तैयार हो रही थी। वहीं नीचे हल्दी की सारी तैयारियां हो चुकी थी। इवेंट टीम ने बहुत अच्छे से काम किया था। इवेंट हाउस एक बीच के पास था। तो बस फिर अभी जो हल्दी की तैयारी की गई थी वो बीच के बिल्कुल पास की गई थी। ऊपर पूरा आसाम खुला हुआ था। वहां येलो और मैजेंटा के कॉम्बिनेशन के साथ डेकोरेशन की गई थी। तरह तरह के फ्रेश फूल सजावट के लिए यूज किए गए थे। हर चीज परफेक्ट थी। आसमान के नीचे एक जगह पर गोल शेप में बहुत ज्यादा डेकोरेशन की हुई थी। वहां पर काफी सारे फूल थे, इवन फ्रेश फूलों से वो सकल टाइप बनाया गया था। उसी सकल वाली जगह पर नीचे फूलों से सजी हुई एक छोटी सी चौकी रखी हुई थी। सब लोग बीच के पास पहुंच चुके थे। कई मेहमान भी आए हुए थे जो कि कल रात ही इवेंट हाउस पहुंच गए थे। इस वक्त सब लोग कंदन का इंतजार कर रहे थे। कुछ ही पलों में वहां कंदन आया, जिसने येलो कलर का इंडो वेस्टर्न कुर्ता पहना हुआ था। कंदन आकर अपनी जगह पर बैठ गया। उसके आने के जस्ट बाद ही वहां साधना और वेदिका आती है। साधना और वेदिका इस वक्त काफी खूबसूरत लग रही थी। साधना ने येलो कलर के एक जॉर्जेट की ड्रेस पहनी हुई थी। उसके साथ उसने फ्लोरल ज्वेलरी कैरी की हुई थी। साधना ने अपने बालों को खुला छोड़ रखा था। उसके बालों में येलो फ्लोरल हेयरबैंड लगा हुआ था। हल्के मेकअप के साथ साधना बहुत प्यारी लग रही थी। वहीं वेदिका ने एक येलो कलर का लाइट वेट लहंगा पहना हुआ था। उसने भी साधना के जैसे ही येलो फ्लोरल ज्वेलरी कैरी की हुई थी। हल्का सा मेकअप, जुड़े में बंधे बाल। वो भी बहुत प्यारी लग रही थी। वेदिका को देखते ही सलीम की नजर एक पल के लिए उस पर ठहर गई। पर फिर जल्दी ही उसने अपनी नजरें दूसरी ओर कर ली। वहीं साधना को देखते हुए कंदन तो मानो सांस लेना ही भूल गया था। उसके दिल की धड़कनें शोर करने लगी थी। वहीं साधना को नजरें झुकी हुई थी। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो नजरें उठाकर कंदन की तरफ देख भी सके। अब धीरे धीरे हल्दी की रस्म आगे बढ़ने लगी। सबसे पहले उससे वेदिका ने हल्दी लगाई। फिर सारिका ने और तृप्ति ने। उसके बाद निहारिका ने। उसके बाद धीरे धीरे कर सब कंदन को हल्दी लगाने लगे थे। जब सब ने कंदन को हल्दी लगा दी तो सारिका ने साधना को देखकर कहा, बेटा साधना, क्या तुम हमारे दूल्हे को हल्दी नहीं लगाने वाली हो? साधना ने धीरे से सारिका को देखा, फिर बोली, जी मैं। हाँ, मैं लगाने वाली हूँ। इतना कहकर वो कंदन की तरफ बढ़ गई। कुछ ही पलों में वो कंदन के पास आकर रुकी। अब जाकर उसने ढंग से कंदन को देखा। उसकी आंखों में देखा जो खुद भी उसे ही देख रहा था। साधना ने बॉल में से हल्दी ली और कंदन को लगाने को झुकी। तभी कंदन ने धीरे से कहा, तुम पहली ऐसी दुल्हन हो जो अपने होने वाले दूल्हे को हल्दी लगा रही है। हाउ आर यू फीलिंग? उसकी बात पर साधना कुछ बोल नहीं पाई। पर वो ब्लश करने लगी थी।
साधना ने हल्के से कंदन के गालों और हाथों पर हल्दी लगाए और वहां से पीछे हट गई। कंदन की हल्दी की रस्म पूरी हो चुकी थी। एक तरफ नाच गाना चल रहा था। कंदन जगह से उठा और ऊपर अपने रूम में चला आया। वो जाते वक्त साधना को इशारा करके गया था, जिसके बाद साधना ने इधर उधर देखा। किसी के नजर उस पर नहीं थी तो वो भी ऊपर कंदन के पीछे चली गई। वहीं कंदन की बची हुई हल्दी जो कि कामना को लगनी थी, उसे लेकर वेदिका और निहारिका रायचंद के एरिया में जाने लगी। हल्दी का बॉल निहारिका के हाथ में था और वो वेदिका से बात करते हुए किसी बात पर हंस रही थी। तभी वेदिका ने हल्का सा निहारिका के लहंगे पर अपना पैर रख दिया। इसी के साथ निहारिका को झटका लगा। वो आगे को गिरने लगी, पर तभी वेदिका ने उसे पीछे से बाजू पकड़कर संभाल लिया। इन्हीं सब के बीच वो हल्दी का बॉल निहारिका के साथ से गिर चुका था। सारी हल्दी नीचे गिर गई थी। निहारिका ने तुरंत अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहा, ओह माय गॉड, ये क्या हो गया। शगुन की हल्दी नीचे गिर गई। और ये तो कंदन भैया की उतरी हुई हल्दी थी जो कामना को लगनी थी। अब क्या करूं मैं? अगर मॉम को पता चला तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तभी वेदिका ने निहारिका को संभालते हुए कहा, भाभी भाभी, आप इतनी पैनिक क्यों कर रही हो? देखो यहाँ कोई नहीं है, ना ही मॉम और ना ही तृप्ति मामी, तो आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। मैं ऐसा करती हूँ, दूसरा हल्दी का बॉल लेकर आती हूँ, वो हम रायचंद के यहाँ दे देंगे। उसके बाद पर निहारिका को ना चाहते हुए भी हाँ कहना पड़ा, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं था। कुछ ही पल में वेदिका एक हल्दी का बॉल ले आए। फिर वो दोनों वहां से आगे बढ़ गई। जब वो दोनों वहां पहुंची तो वहां भी सेम वैसी ही डेकोरेशन की गई थी जैसी कि कंदन की साइड की गई थी। निहारिका और वेदिका ने वो हल्दी कामना की मॉम दी। निहारिका की बहन थी कामना, कजिन सिस्टर, तो वो भी यहाँ रहकर हल्दी का फंक्शन अटेंड करने वाली थी। और वेदिका भी वहीं रुकी हुई थी। कुछ ही देर में कामना की हल्दी की रस्म भी शुरू हो चुकी थी। वहीं जब साधना अपने रूम की तरफ जा ही रही थी कि किसी ने हाथ बढ़ाकर साधना को अंदर की तरफ खींचा। साधना चीखती कि उससे पहले कंदन ने उसके होठों पर अपना हाथ रख दिया। अपने सामने कंदन को देखकर साधना ने चैन की सांस ली। तभी कंदन ने धीरे से कहा, क्यों चिल्ला रही हो भाभी? अपनी चीखें थोड़ी बचा कर रखो, हमारी फर्स्ट नाइट पर काम आएंगी। कंदन की बात सुनकर साधना ने उसे अपने मुंह से हाथ हटाने का इशारा किया तो कंदन ने बिना कुछ बोले उसके मुंह से अपना हाथ हटा दिया। साधना ने धीरे से कहा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? और आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? और ऐसे क्यों खींचा मुझे? मैं डर गई थी। कंदन ने साधना की कमर पर हाथ रखा और उसे साथ वाली दीवार पर पिन कर दिया। कंदन साधना के बहुत करीब था। उसने धीरे से कहा, हमारी शादी होने वाली है भाभी, और आई कैन से ग्रैंड वेडिंग, तो फिर हल्दी लगनी तो जरूरी है ना। और देखो अपने आप को, तुम्हें तो हल्दी लगी नहीं है, इसलिए मैं खुद तुम्हें हल्दी लगाने आया हूँ। कंदन की करीबी और उसकी बातें दोनों ही साधना को बुरी तरह इफेक्ट कर रही थी। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था, जिसका एहसास कंदन को भी था। कुछ पल कंदन साधना की आंखों में देखता रहा, फिर उसने अपनी गाल को धीरे से साधना की गाल पर टच किया। इसी के साथ कंदन के गाल की हल्दी साधना के गाल पर लग चुकी थी और साधना की आंखें बंद हो चुकी थी। फिर कंदन ने इसी तरफ अपनी दूसरी गाल से साधना की दूसरी गाल को टच किया। अब साधना की दूसरी गाल पर भी हल्दी लग चुकी थी। कंदन ने साधना का फिर हल्का सा टेढ़ा किया और उसने उसकी नेक अपनी गाल रख दी। उसने अपनी गाल को साधना की नेक की तरफ से लेकर दूसरी तरफ तक मूव किया। इसी के साथ साधना की नेक पर भी हल्दी लग चुकी थी। कंदन ने अपना सिर उठाकर साधना के चेहरे को देखा जिसकी आंखें बंद थी। फिर उसने अपने होठ साधना के हल्के विजिबल हो रहे क्लीवेज पर रख दिए और वहां चूम लिया। साधना ने जो ड्रेस पहनी थी वो स्लीवलेस थी। कंदन ने साइड में रखे हल्दी वाले बॉल में से अपने हाथ पर हल्दी ली।
उसने अपने दोनों हाथों पर हल्दी ली और साधना के दोनों कंधों पर अपने हाथ रख दिया। कंदन के हाथ सॉफ्टली साधना के कंधे से होते हुए नीचे जाने लगे। उसके हाथ साधना के हाथों पर आकर रुके। अब साधना की दोनों बाजुओं पर हल्दी लग चुकी थी, पर कंदन की नजर साधना के चेहरे पर टिकी हुई थी। कंदन ने साधना के हल्के विजिबल होते पेट पर अपनी गाल रखी और एक ओर से दूसरी ओर तक अपनी गाल को मूव किया। इसी के साथ साधना के पेट पर हल्दी लग चुकी थी। कंदन ने साधना को एकदम से घुमाया। अब साधना की पीठ कंदन की तरफ थी और उसका फेस दीवार की तरफ था। कंदन ने हल्के से साधना के बाल उसकी पीठ से एक तरफ किए और वो कुछ पल उसकी विजिबल होती पीठ को देखता रहा। फिर उसने अपने होठ साधना की पीठ पर रख दिए। अब उसके होठ साधना के कंधे, उसकी पीठ और कमर को छूने लगे थे। कंदन ने हल्के से साधना की पूरी पीठ पर अपनी गाल मूव की। इसी के साथ साधना की पीठ, उसके कंधे और कमर पर हल्दी लग चुकी थी। वहीं साधना कंदन के इस जेस्चर से परेशान होने लगी थी। वो अपनी आंखें बंद किए पानी सांसों को काबू करने की कोशिश कर रही थी। उसकी जुबान बंद हो चुकी थी, वो पूरी तरह कंदन के टच में खोने लगी थी। साधना एकदम से होश में आई क्योंकि कंदन ने उसके कंधे पर जोर से बाइट कर लिया था। कंदन साधना के कान पर अपने होठ टिकाते हुए बोला, यू वर गेटिंग लॉस्ट इन माई टच। साधना ने उसकी बात पर कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि वो तो अभी भी अपनी तेज चलती सांसों को काबू करने की कोशिश कर रही थी। वहीं कंदन ने हल्का सा साधना के ईयर लॉब को बाइट किया और उसे छोड़कर वहां से चला गया। उसके जाते ही साधना पलटी और अपने सीने पर हाथ रखते हुए खुद से बोली, क्यों हम आपको छूने से रोक नहीं पाते? क्यों आपका छूना कभी हमें गलत नहीं लगा? कहकर उसने एक गहरी सांस ली और खुद भी वहां से नहाने चली गई। कदन साधना के कान पर अपने होठ टिकाते हुए बोला, यू वर गेटिंग लॉस्ट इन माई टच। साधना ने उसकी बात पर कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि वो तो अभी भी अपनी तेज चलती सांसों को काबू करने की कोशिश कर रही थी। वहीं कंदन ने हल्का सा साधना के ईयर लॉब को बाइट किया और उसे छोड़कर वहां से चला गया। उसके जाते ही साधना पलटी और अपने सीने पर हाथ रखते हुए खुद से बोली, क्यों हम आपको छूने से रोक नहीं पाते? क्यों आपका छूना कभी हमें गलत नहीं लगा? कहकर उसने एक गहरी सांस ली और खुद भी वहां से नहाने चली गई। अगला दिन, शाम का वक्त, मेहंदी का फंक्शन। इवेंट हाउस के लिविंग हॉल में नीचे गद्दे बिछाए गए थे। सभी लेडीज वहां बैठी हुई थी। साथ में नाच गाना चल रहा था। सबने मेहंदी के हिसाब से ग्रीन आउटफिट्स पहनी हुई थी। साधना अपने ग्रीन कलर के लहंगे को अपने दोनों हाथों से संभालते हुए सीढ़ियों से नीचे आ रही थी। साधना सामने देखते हुए मुस्कुरा रही थी कि तभी आखिरी सीढ़ी पर आते ही साधना का पैर फिसल गया। साधना गिरने लगी थी कि तभी किसी ने उसे अपनी मजबूत बाहों में संभाल लिया। साधना ने नजर उठाकर देखा तो वो कंदन की बाहों में थी। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। साधना कंदन की बाहों में झूल रही थी। उसके हाथ कंदन के कंधे पर थे। साधना ने हल्का मेकअप किया हुआ था। साथ में ग्रीन कलर की फ्लोरल ज्वेलरी उसने पहनी हुई थी। वहीं कंदन ने ग्रीन कलर का इंडो वेस्टर्न कुर्ता पहना हुआ था। दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे। वहीं सभी हैरानी से कंदन और साधना को देख रहे थे। तभी तृप्ति जी ने तेज आवाज में कहा, कंदन बेटा इधर आओ, मेहंदी की रस्म शुरू करनी है, सब तुम्हारा इंतजार एक रहे हैं। तब जाकर साधना और कंदन होश में आए। कंदन ने साधना को सीधे खड़ी करते हुए कहा, आ यू वॉक। साधना ने हाँ में सिर हिलाया और आगे बढ़ गई। पर उसे बहुत शर्म आ रही थी, मतलब सब उनके बारे में क्या सोच रहे होंगे। कुछ ही देर में मेहंदी का फंक्शन शुरू हो चुका था। कंदन को मेहंदी लगाई गई थी और पूरे हाथ भरकर कंदन को मेहंदी लगाई गई थी। दूसरी तरफ कामना के भी ब्राइडल मेहंदी लग रही थी। आफ्टर सबकी नजर में तो वही दुल्हन थी। कामना ने अपने हाथ पर मेहंदी से लिखा हुआ कंदन का नाम देखते हुए कहा, बस कल का दिन रह गया है। फिर तो मैं हमेशा के लिए तुम्हारी होने वाली हूँ और तुम हमेशा के लिए मेरे होने वाले हो।
यू नो वॉट कंदन, पहले मैंने सिर्फ तुम्हारे पैसों के लिए तुमसे शादी करने के लिए हाँ की थी, पर अब मैं तुम्हारे पैसे के साथ साथ तुम्हें भी चाहती हूँ। आई लव बोथ यू एंड योर मनी। इधर कंदन की मेहंदी हो गई तो अब सब लेडीज मेहंदी लगवा रही थी। वहीं साधना के दोनों हाथों में भी मेहंदी लग रही थी। साधना ने मेहंदी लगवाए और वो वहां से जाने लगी। तभी वेदिका ने उसे रोका और मेहंदी लेकर साधना के हाथ में कर्सिव राइटिंग में कंदन लिख दिया। उसने इस तरीके से लिखा था कि कोई बहुत गौर से देखेगा तो वो नाम दिखाई देगा, ऐसे ही नहीं दिखने वाला किसी को। वेदिका ने धीरे से कहा, कोई और तो क्या भाई भी तुम्हारे हाथ पर अपना नाम नहीं ढूंढ पाएंगे। साधना हल्का सा मुस्कुराए और वहां से जाने लगी। तभी वेदिका ने उसे रोकते हुए कहा, कहाँ जा रही हो इतनी जल्दी में। तभी साधना ने धीरे से कहा, वेदिका मुझे बहुत भूख लगी है, और यूना प्रेगनेंसी के कारण मेरे से भूखा नहीं रहा जाता। वेदिका ने एक गहरी सांस ली और एक कोने में साधना को ले जाकर बिठा दिया। वो खुद वहां से चली गई, पर साधना उसे कंफ्यूजन से जाते देखती रह गई। कुछ देर बाद वेदिका वहां वापस आए। अब उसके हाथ में एक बॉल था। वेदिका ने साधना के सामने वो बॉल रखा और खुद अपने हाथ से उसे खिलाने लगी। साधना ने एक बाइट खाते हुए कहा, वाओ, कितनी टेस्टी खीर है। थैंक्स यार, बहुत भूख लगी थी मुझे। वेदिका ने उसकी बात पर बस मुस्करा दी। तभी साधना ने कहा, वैसे तुम मेहंदी नहीं लगवाने वाली। वेदिका ने उसे देखते हुए कहा, मैं बस अभी लगवा लूंगी। वैसे भी तुम दुल्हन हो, तुम्हारी मेहंदी जरूरी थी। कुछ देर बाद साधना की खीर खत्म हो चुकी थी तो वेदिका वहां से चली गई। पर तभी साधना ने कहा, वेदिका प्लीज मेरे ब्लाउज की डोरी बांध दो। साधना को लगा था कि वेदिका वहीं होगी, पर जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां वेदिका नहीं थी। साधना अब ये सोच रही थी कि वो डोरी के लिए किससे कहे, पर तभी उसे अपनी बैक पर किसी के हाथों की हरकत महसूस हुई। साधना ने तुरंत मुड़कर देखा तो उसके पीछे कंदन खड़ा था जो कि उसके ब्लाउज की डोरी बांध रहा था। साधना ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की और उसने अपना चेहरे आगे की तरफ कर लिया। डोरी बांधने के बाद कंदन साधना के सामने आया। उसने चुपचाप साधना के होठों पर अपने होठ रख दिए। साधना की आंखें हैरानी से फैल गई, पर कंदन ने साधना के होठों पर लगी हुई खीर को अपने होठों से साफ किया और पीछे हट गया। कंदन साधना के गाल को हल्के से सहलाते हुए बोला, व्हाट हैपेंड बाबी? फीलिंग समथिंग समथिंग। साधना उसकी बात पर ब्लश करने लगी थी। भले ही साधना कुछ कहती नहीं थी, पर उसके चेहरे की लालिमा बताती थी कि उसे कंदन का टच बहुत अट्रैक्ट करता था। कंदन ने कुछ पल उसके ब्लश होते चेहरे को देखा, फिर उसने उसके गाल पर अपने होठ टीका दिए। कंदन पीछे हटते हुए बोला, कमरे में जाओ और जाकर रेस्ट करो। शादी में ज्यादा भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं है। इस हालत में तुम्हें अपना और हमारे बेबी का खास ध्यान रखना है, ओके? साधना ने हाँ में सिर हिलाया और वहां से सीधा अपने कमरे में चली आई। वो बहुत ज्यादा थक गई थी तो उसे आराम की ही जरूरत थी। अगली सुबह, आज सुबह से ही पूरे इवेंट हाउस में शांति थी क्योंकि कल रात मेहंदी के फंक्शन को काफी रात हो गई थी। वैसे भी अभी दिन में कोई फंक्शन नहीं था। रात को संगीत की रात होने वाली थी, जिसके बाद कल शादी थी। सब लोग शाम को होने वाले संगीत के फंक्शन के लिए तैयार हो रहे थे। साधना ने व्हाइट कलर का एक लहंगा पहना हुआ था। साथ में मैजेंटा कलर का दुपट्टा उसने कैरी किया था। साधना ने जितनी भी ज्वेलरी पहनी हुई थी सारी डायमंड की थी, जो कि उसके खूबसूरत चेहरे पर बहुत जच रही थी। भले ही साधना सबकी नजरों में ब्राइड नहीं थी, पर उसे तो पता था ना कि ये उस और कंदन के शादी के फंक्शंस है, तो बस फिर वो कोई कमी नहीं छोड़ने वाली थी। साधना रेडी होकर नीचे आई। आज के संगीत फंक्शन की सारी तैयारियां इवेंट हाउस के ओपन हॉल में की गई थी। साधना जब हॉल में पहुंची तो वहां सब मौजूद थे, पर उसे कंदन कहीं नजर नहीं आ रहा था। साधना की नजरें कंदन के ढूंढ रही थी, पर तभी उसकी नजर एक जगह पर गई,
जहां पर कंदन ब्लैक कलर का कुर्ता पजामा पहने, सिर पर ब्लैक कलर की पगड़ी सजाए खड़ा था। उसके पैरों में ब्लैक कलर की जूतियां थी और हाथ में ब्लैक डायमंड वॉच। कंदन बहुत ही हैंडसम लग रहा था। साधना की तो नजरें ही उससे हटने को तैयार नहीं थी। कुछ ही देर में संगीत का फंक्शन शुरू हो चुका था। संगीत फंक्शन में रायचंद्रस भी आए हुए थे। पर कामना यहाँ नहीं थी क्योंकि उसे और कंदन को शादी से पहले एक दूसरे को देखना नहीं था। सब लोग नाच झूम रहे थे क्योंकि आज की रात थी, बस कल शादी के बाद तो सारा नाच गाना खत्म हो जाना था। इसलिए आज सब लोग झूम रहे थे। साधना एक तरफ खड़ी थी कि तभी उसके पास एक छोटी बच्ची आई। उस बच्ची ने साधना को बैक स्टेज पर जाने के लिए कहा। साधना कुछ पल तो वहां खड़ी रही क्योंकि उसे नहीं पता था कि उसे किसने बैक स्टेज पर बुलाया है। साधना कुछ सोचते हुए स्टेज के बैक साइड चली आई। तभी कंदन ने उसका हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए एक टेबल के पास ले आया। टेबल पर खाना रखा हुआ था, जो कि साधना की रात की रूटीन के हिसाब से काफी हेल्दी और लाइट खाना था। साधना जब से यहाँ आई थी, कंदन ने उसके खाने पीने का पूरा ध्यान रखा था। कंदन ने साधना को बैठने का इशारा किया तो साधना वहीं टेबल पर बैठ गई। कंदन साधना को घूरते हुए बोला, चुपचाप खाना खाओ। आई टोल्ड यू कि शादी के फंक्शंस में इतना नहीं खोना है कि तुम्हें खाने पीने का ध्यान ना रहे। साधना ने हाँ में सिर हिला दिया। फिर उसने इधर उधर देखते हुए कहा, सर कोई आपको देख लेगा, आप जाइए यहाँ से। कंदन कुछ पल रुककर बोला, तो क्या हुआ? अपनी बीवी के पास खड़ा हूं मैं। साधना ने जल्दी से कहा, पर अभी मैं आपकी बीवी नहीं हूं। अभी के लिए मैं वेदिका को फ्रेंड हूं। प्लीज आप जाए ना, मैं पूरा खाना खा लूंगी, पक्का। कंदन कुछ पल साधना को देखता रहा, फिर वो वहां से चला गया। कंदन ने साधना को बैठने का इशारा किया तो साधना वहीं टेबल पर बैठ गई। कंदन साधना को घूरते हुए बोला, चुपचाप खाना खाओ। आई टोल्ड यू कि शादी के फंक्शंस में इतना नहीं खोना है कि तुम्हें खाने पीने का ध्यान ना रहे। साधना ने हाँ में सिर हिला दिया। फिर उसने इधर उधर देखते हुए कहा, सर कोई आपको देख लेगा, आप जाइए यहाँ से। कंदन कुछ पल रुककर बोला, तो क्या हुआ? अपनी बीवी के पास खड़ा हूं मैं। साधना ने जल्दी से कहा, पर अभी मैं आपकी बीवी नहीं हूं। अभी के लिए मैं वेदिका को फ्रेंड हूं। प्लीज आप जाए ना, मैं पूरा खाना खा लूंगी, पक्का। कंदन कुछ पल साधना को देखता रहा, फिर वो वहां से चला गया। अगली सुबह, आज शादी थी तो बस उसकी तैयारी चल रही थी, या ये कह सकते थे कि पूरी तैयारी हो चुकी थी। इवेंट हाउस के बाहर बीच में मंडप सजाया गया था। शादी हिंदू रीति रिवाजों से होने वाली थी तो पंडित जी मंडप में बैठे हुए हवन की तैयारी कर रहे थे। ये जो सारी तैयारी की गई थी, ये राजचंद्र के यहाँ की गई थी क्योंकि कंदन घोड़े पर बारात लेकर इधर आने वाला था। सभी बाराती तैयार थे, कंदन को घोड़ी पर बिठाया गया। कंदन ने ऑफ वाइट कलर की शेरवानी पहनी हुई थी। साथ में उसने उसी कलर की पगड़ी सजाई हुई थी, माथे पर सेहरा था। तृप्ति जी ने कंदन की नजर उतारी, इसी के साथ बारात आगे बढ़ने लगी थी। सभी लोग खुशी से नाचते झूमते हुए आगे बढ़ रहे थे। वेदिका, लक्षित, निहारिका और सलीम घोड़ी के आगे आगे नाचते हुए जा रहे थे। साधना यहाँ नहीं थी। भला वो अपने दूल्हे के साथ बारात में थोड़ी ना जाएगी। इसलिए वो अभी यहाँ नहीं थी और कुदरती किसी ने भी साधना को नोटिस नहीं किया था। सारी बारात चली गई थी। बारात जब रायचंद्र के यहाँ पहुंची तो सबने उनका बहुत अच्छे से वेलकम किया। वेलकम के तुरंत बाद कंदन को मंडप में भेज दिया गया। दुल्हा मंडप में था तो अब सब लोग दुल्हन की वेट कर रहे थे। कामना की मम्मी निहारिका से बोली, जाओ बेटा पूजा, कीर्ति और सरिता को ले जाओ, कामना ऊपर रूम में तैयार हो गई होगी, उसे ले आओ, शादी का मुहूर्त ना निकल जाए। निहारिका, जिसने रिवांश को गोद में लिया हुआ था, उसने लक्षित को पकड़ाया और मुस्कुराते हुए अपनी कजिन्स के साथ ऊपर कामना के रूम में चली आई।
अंदर आते ही उन तीनों की मुस्कुराहट गायब हो गई थी क्योंकि रूम में कामना थी ही नहीं। निहारिका और उन लड़कियों ने पूरे रूम में चेक किया, पर वहां कामना नहीं थी। निहारिका तुरंत वहां से दौड़ी और नीचे चली आई। नीचे आते ही उसकी नजर अपनी मामी और तृप्ति जी पर चली गई, जो कि आपस में कुछ बात करते हुए मुस्कुरा रही थी। निहारिका तेजी से चलते हुए उनके पास पहुंची और उसने हड़बड़ाते हुए कहा, मॉम, मामी कामना ऊपर रूम में नहीं है। उसकी बात सुनते ही तृप्ति जी और मिसेज रायचंद की सारी मुस्कुराहट चिंता में बदल गई। मिसेज रायचंद ने निहारिका को देखते हुए कहा, बेटा तुमने सही से देखा नहीं होगा, कामना कहाँ जाएगी भला, वो तो ऊपर ही तैयार हो रही थी। निहारिका कुछ कहती कि तृप्ति जी बोली, हम खुद चल कर देखते हैं। इतना कहते ही वो ऊपर चली आई कामना के रूम में। अंदर आते ही उनके कदम रुक चुके थे क्योंकि कामना सच में रूम में नहीं थी। तृप्ति जी के पीछे ही कामना की मम्मी भी चली आई थी। कुछ ही देर में कामना के रूम में सारिका, अनिरुद्ध, तृप्ति जी, सूरज जी और कामना के मम्मी पापा खड़े थे। कामना के पापा अपने हाथ जोड़ते हुए बोलते हैं, बहन जी आप बारात वापस लेकर मत जाए। हम कोशिश करते हैं कामना को ढूंढने की, वो मिल जाएगी। आखिर उसकी शादी थी, अपनी शादी के लिए कितनी एक्साइटेड थी वो क्यों शादी छोड़कर जाएगी भला। तृप्ति जी कुछ कहती कि तभी मिस्टर रायचंद का फोन बीप करता है। उन्होंने तुरंत अपना फोन चेक किया तो उसमें कामना का एक मैसेज था, जिसमें लिखा था, आई एम सॉरी डैड, लेकिन मैं ये शादी नहीं कर सकती। मैं किसी और से प्यार करती हूँ। मैंने बहुत कोशिश की आपको बता दूं, पर आपकी और मॉम की खुशी के लिए मैं अपनी खुशी कुर्बान करने चली थी। पर मैं नहीं कर पाऊंगी। आखिर जिस इंसान से प्यार नहीं करती, उसके साथ मैं कैसे रह सकती हूँ, और जिस इंसान से प्यार करती हूँ उसके बिना कैसे रह सकती हूँ। जानती हूँ कि बहुत सेल्फिश लग रही हूँ मैं आपको, पर मैं ये शादी नहीं कर सकती। आई एम सॉरी। ये मैसेज पढ़ते ही मिस्टर रायचंद की आंख से एक बूंद आंसू की बह गई। वहीं सब मिस्टर रायचंद को ही देख रहे थे और उनके कुछ बोलने का इंतजार कर रहे थे। मिस्टर रायचंद ने रुंधे हुए गले से कहा, मुझे माफ कर दीजिए आप सब लोग। कामना शादी छोड़कर भाग चुकी है, वो किसी और के साथ। इतना कहकर उन्होंने अपना फोन उन सब के आगे कर दिया। कामना का मैसेज सब ने पढ़ लिया था। अब कोई कुछ नहीं बोल रहा था, पूरे कमरे में शांति थी। उस शांति को चीरते हुए सारिका ने कहा, आई थिंक हमें नीचे चलकर सबको बता देना चाहिए कि ये शादी नहीं हो सकती। सारिका की बात पर कोई और कुछ कहता कि उससे पहले तृप्ति जी ने कहा, शादी तो होकर रहेगी सारिका। हमारे बेटे की बारात बिना दुल्हन लिए वापस नहीं जाएगी। उनकी बात पर सब कंफ्यूजन से तृप्ति जी को देखने लगे थे। तभी सूरज जी ने कहा, तृप्ति कामना नहीं है यहाँ। वो यहाँ से जा चुकी है तो फिर। उनको बीच में टोकते हुए तृप्ति जी ने कहा, सूरज जी आप भूल रहे हैं कि हमने मासा को वादा किया है कि कंदन की शादी आज ही होगी और हर हालत में होगी। तो फिर अब हम अपने वादे से पीछे नहीं हट सकते। उनकी बात पर सारिका ने कहा, पर भाभी जब दुल्हन ही नहीं है तो बिना दुल्हन के शादी कैसे होगी। तृप्ति जी अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए बोली, दुल्हन है सारिका, दुल्हन है। आप सब चलिए नीचे, हम अपने कंदन की होने वाली पत्नी को लेकर नीचे पहुंच रहे हैं। उनकी बात पर सब हैरानी से उन्हें देखने लगे थे। पर अभी सवाल जवाब करने का समय नहीं था तो बस वो सब चुपचाप वहां से चले गए। इधर उन सब के जाते ही तृप्ति जी ने वेदिका को कॉल लगा दिया। उधर से वेदिका ने कॉल पिक किया तो तृप्ति जी ने उसे कुछ कहा और कॉल रख दिया। कुछ ही देर में वेदिका और साधना तृप्ति जी के सामने खड़ी थी। साधना ने तृप्ति जी को देखते हुए कहा, आंटी आप चाहती है कि मैं कंदन जी से शादी कर लूं? मतलब जिनकी शादी मैं एंजॉय करने आई हूं, खुद ही उनकी बीवी बन बैठूं। तृप्ति जी ने एक गहरी सांस ली और बोली, बेटा प्लीज मना मत करो। मतलब हम जानते हैं कि हम तुम्हारे ऊपर एक अनचाहा रिश्ता थोप रहे हैं, पर प्लीज हमारी इज्जत अब तुम ही बचा सकती हो। कहकर उन्होंने अपने हाथ जोड़ लिए।
साधना ने तुरंत उनके हाथों को पकड़ते हुए कहा, प्लीज आंटी, आप बड़ी है, आप मेरे सामने हाथ मत जोड़िए। फिर एक गहरी सांस लेकर बोली, मैं करूंगी ये शादी। वहीं वेदिका के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान तैर गई। आखिर यही तो प्लान बनाया था कंदन ने। उसने कहा था कि खुद उसकी फैमिली उसकी शादी साधना से करेगी और अभी वही हो रहा था। साधना की बात पर तृप्ति जी बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। उन्होंने जल्दी से साधना को एक शादी का जोड़ा दिया और उसे खुद तैयार करने लगी। कुछ ही देर में साधना रॉयल रेड कलर के लहंगे में दुल्हन बनी हुई थी। उसके चेहरे पर ब्राइडल मेकअप किया हुआ था। उसकी सारी ज्वेलरी हरे कुंदन की थी। साथ में उसने एक क्लच हाथ में लिया हुआ था, जो कि डायमंड का था। तृप्ति जी ने अपनी आंख से काजल अपनी उंगली पर लिया और साधना के कान के पीछे लगा दिया, ये कहते हुए कि उनकी बड़ी बहू को किसी की नजर ना लगे। तृप्ति जी वेदिका के साथ साधना को नीचे बीच पर ले आई, जहां मंडप सजा हुआ था। वहीं दुल्हन को देखकर सब खुश हो गए थे। भले ही साधना का चेहरा घूंघट की ओट में था, पर सब लोग बिना देखे ही कह सकते थे कि दुल्हन कितनी सुंदर थी। वहीं जब कंदन की नजर साधना पर पड़ी तो उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई थी। उसे पता था कि ये साधना ही है। आखिर सारे खेल का मास्टरमाइंड तो वो खुद ही था। तृप्ति जी ने साधना को कंदन के बगल में बिठाया और खुद पीछे हट गई। वहीं सूरज जी ने उनसे धीरे से पूछा, ये कौन है तृप्ति? आखिर जब कामना यहाँ नहीं है तो कौन दुल्हन का जोड़ा पहने मंडप में बैठी है? उनकी बात पर तृप्ति जी ने कहा, साधना। तृप्ति जी की बात सुनते ही सूरज जी ने तुरंत कहा, साधना वही लड़की जो वेदिका के साथ न्यूयॉर्क से आई है। तृप्ति जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ वही। एक साधना वो थी और एक साधना ये है। वो साधना ना सही पर ये साधना तो है ना। सूरज जी ने कुछ पल रुक कर कहा, पर तृप्ति कंदन बहुत मुश्किल से कामना से शादी के लिए माना था। अगर उसने साधना को अपनी पत्नी ना माना तो। तृप्ति जी उन्हें देखते हुए बोली, ऐसा नहीं होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि साधना कंदन के दिल और उसकी जिंदगी में अपनी जगह बना लेगी। आप चिंता मत कीजिए, आप खुश हो जाए कि हमने जो वादा मासा से किया है वो पूरा हो रहा है। हमारे कंदन की शादी हो रही है। कहकर वो कंदन और साधना की शादी होते हुए देखने लगी थी। इधर शादी की विधि शुरू हो चुकी थी। साधना के दिल की धड़कनें बढ़ी हुई थी, उसका ड्रीम पूरा हो रहा था। जैसा उसने सोचा था उससे कहीं ज्यादा ग्रैंड शादी हो रही थी उसकी। मतलब वो बहुत खुश थी, साथ में नर्वस भी। कंदन जो कि साधना की हालत अच्छे से समझ रहा था, उसने धीरे से साधना का हाथ पकड़ लिया और उसके कान के पास हल्का सा झुककर बोला, डोंट बी नर्वस बाबी, आई एम विथ यू। कंदन के इतना कहते ही साधना का चेहरा खिल उठा था। उसने खुद कंदन के हाथ पर अपनी पकड़ कस दी थी। जयमाला के बाद दूल्हे की बहन यानी कि वेदिका ने साधना और कंदन का गठबंधन किया। कन्यादान के लिए मिस्टर रायचंद ही आगे आए थे, क्योंकि दुनिया के सामने तो जो दुल्हन बनी बैठी थी वो कामना ही थी। फिर पंडित जी ने उन्हें फेरों के लिए खड़े होने के लिए कहा, पर साधना फेरों के लिए खड़ी नहीं हो रही थी। शायद वो कुछ ज्यादा ही नर्वस थी। तृप्ति जी साधना को उठने के लिए कहने ही वाली थी कि तभी कंदन ने साधना को अपनी गोद में उठा लिया। अब वो साधना को अपनी गोद में लिए सातों फेरे लेता है। वहीं सब उन दोनों के लिए तालियां बजा रहे थे और उनके ऊपर फूलों की बारिश कर रहे थे। कंदन और साधना 7 फेरे पूरे होने पर वापस अपनी जगह पर बैठ गए थे। कुछ और मंत्रों के उच्चारण के बाद पंडित ने कंदन को साधना की मांग में सिंदूर भरने के लिए कहा। तृप्ति जी आगे आए और उन्होंने साधना का घूंघट हल्का सा उठाया। तभी कंदन ने साधना की मांग में सिंदूर भर दिया और थोड़ा सा सिंदूर साधना के नाक पर भी गिर गया था। तभी पंडित जी ने कंदन के आगे एक थाल बढ़ा दी, जिसमें मंगलसूत्र था। कंदन ने वो डायमंड का मंगलसूत्र उठाया और हल्का सा साधना के तरफ झुकते हुए उसके गले में पहना दिया। इसी के साथ शादी संपन्न हुई। अब आप 7 जन्मों के लिए पति पत्नी है। पंडित जी ने कहा।
तृप्ति जी साधना को उठने के लिए कहने ही वाली थी कि तभी कंदन ने साधना को अपनी गोद में उठा लिया। अब वो साधना को अपनी गोद में लिए सातों फेरे लेता है। वहीं सब उन दोनों के लिए तालियां बजा रहे थे और उनके ऊपर फूलों की बारिश कर रहे थे। कंदन और साधना 7 फेरे पूरे होने पर वापस अपनी जगह पर बैठ गए थे। कुछ और मंत्रों के उच्चारण के बाद पंडित जी ने कंदन को साधना की मांग में सिंदूर भरने के लिए कहा। तृप्ति जी आगे आए और उन्होंने साधना का घूंघट हल्का सा उठाया। तभी कंदन ने साधना की मांग में सिंदूर भर दिया और थोड़ा सा सिंदूर साधना के नाक पर भी गिर गया था। तभी पंडित जी ने कंदन के आगे एक थाल बढ़ा दी, जिसमें मंगलसूत्र था। कंदन ने वो डायमंड का मंगलसूत्र उठाया और हल्का सा साधना के तरफ झुकते हुए उसके गले में पहना दिया। इसी के साथ शादी संपन्न हुई। अब आप 7 जन्मों के लिए पति पत्नी है। पंडित जी ने कहा। शादी को ही शाम को चुकी थी तो अब तक रात होने को आई थी। साधना और कंदन गाड़ी में थे और वो दोनों यहां से सीधा सूर्यवंशी महल जाने वाले थे। कार में शांति थी। साधना तिरछी नजर से बार बार कंदन को देख रही थी, जो कि अपने फोन पर कुछ कर रहा था। साधना कंदन को देख रही थी, पर जब कंदन ने नजर उठाकर उसे देखा तो साधना ने तुरंत दूसरी तरफ फेस कर लिया। कंदन ने फोन साइड में रखा और साधना की तरफ झुकते हुए बोला, कुछ कहना चाहती हो तुम? साधना ने तुरंत कंदन की तरफ देखा। उसने हैरानी से कहा, आपको कैसे पता कि हम कुछ कहना चाहते हैं? कंदन उसकी बात पर तिरछा मुस्कुरा दिया। वही साधना ने अपना सिर झुकाते हुए कहा, थैंक यू। आपने हमारी विश इस तरह से पूरी की। कंदन साधना की गाल को हल्के से सहलाते हुए बोला, तुम्हें अच्छा लगा? साधना बड़ी सी मुस्कान अपने चेहरे पर लिए बोली, बहुत अच्छा लगा। पर तभी साधना ने फिर से कहा, पर वो चुड़ैल, मेरा मतलब कामना, उसका क्या बना? कंदन टेढ़ी मुस्कान मुस्कुराते हुए बोला, तुम उसकी चिंता मत करो। वो अपनी सेफ जगह पर है। बस इसके बाद पूरी कार में शांति थी। कंदन फोन में कुछ कर रहा था और साधना मुंबई की सड़कों को देख रही थी। वहीं एक गोडाउन के छोटे से कमरे में एक लड़की चेयर से बंधी हुई थी। पूरे कमरे में अंधेरा था। वहीं वो लड़की चेयर पर बंधी हुई थी और उसका चेहरा एक तरफ लुढ़का हुआ था। देखने से लग रहा था कि वो लड़की अभी बेहोश है। तभी कमरे का दरवाजा खुला और एक आदमी अंदर चला आया। उस आदमी ने एक जग पानी का सामने बंधी हुई लड़की के मुंह पर दे मारा। वहीं वो लड़की चीखती हुई होश में आई। कमरे का दरवाजा खुलने से कमरे में हल्की रोशनी आ रही थी। उस रोशनी में उस लड़की का चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि कामना ही थी। फेमस मॉडल कामना रायचंद, पर अभी तो उसके चेहरे का पूरा हुलिया ही बिगड़ा हुआ था। ऐसे लग रहा था कि उसके चेहरे पर बहुत ज्यादा थप्पड़ मारे गए थे। कामना ने एकदम से अपने सिर पर हाथ रख लिया और बोली, मेरा सिर इतना हैवी क्यों हो रहा है? तभी उसके सामने रहे इंसान ने कामना के सामने एक खाने की थाली रखते हुए कहा, जो तुझे सोचना है बाद में सोचती रहना, पहले खाना ठूस ले। कहीं ऐसा ना हो कि कंदन सर जब यहाँ आए तो तू उन्हें मरी हुई मिले। इतना कहकर वो आदमी वहां से चला गया। इधर कामना को एकदम से याद आया कि आज सुबह जब वो अपनी मॉम के रूम से निकलकर अपने रूम में रेडी होने जा रही थी, तभी किसी ने पीछे से उसके नाक पर रुमाल रखा, तभी वो बेहोश हो गई थी। उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं उसे याद नहीं। तभी कामना को याद आया कि उसकी और कंदन की आज शादी थी। कामना ने खुद से कहा, क्या कंदन ने ये सब किया है या फिर किसी और ने? तभी वो तेज आवाज में चीखते हुए बोली, कोई है क्या? प्लीज मुझे यहां से बाहर निकालो प्लीज। वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी, पर उसकी सुनने के लिए वहां कोई नहीं था, या शायद था, पता नहीं। कामना ने एक बार अपने हाथ देखे, फिर उसने अपने सामने रखा हुआ खाना देखा। उसके हाथ खुले हुए थे, बल्कि उसे चेयर से उसकी बॉडी के साथ बांधा हुआ था। उसके पैर भी बंधे हुए थे, पर हाथ खुले थे। कामना ने एक गहरी सांस लेकर कहा, तुम यहाँ जरूर आओगे कंदन, और तुम्हें मुझे जवाब भी देना होगा कि आखिर तुमने ये सब किया क्यों।
माना कि तुमने पहले पहले शादी के लिए मना किया था। तुमने इन 2 महीनों में मुझमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया, पर एंड पर आकर तुम ऐसी हरकत करोगे, इसका आइडिया नहीं था मुझे। वहीं कंदन और साधना की कार महल के गेट पर आकर रुकी। कंदन खुद कार से बाहर निकल आया, फिर उसने साधना की तरफ आकर गेट खोला। कुछ पलों में ही साधना गाड़ी से बाहर निकल आई। उसने इस वक्त घूंघट किया हुआ था। कंदन ने साधना का हाथ कस के पकड़ा और उसे लेते हुए आगे बढ़ गया। कंदन साधना के साथ महल के गेट पर आकर रुक गया। सामने तृप्ति जी, सारिका, वेदिका, निहारिका के साथ और भी कई लेडीज खड़ी हुई थी, नई दुल्हन का गृह प्रवेश करने के लिए। वैसे तो लगभग सभी मेहमान इवेंट हाउस से ही विदा हो गए थे। जो रहते थे वो गृह प्रवेश के बाद जाने वाले थे। तृप्ति जी ने कंदन और साधना की आरती उतारी और फिर उसे अपने दाहिने पैर से कलश को मारने के लिए कहा। साधना ने वैसा ही किया, जिसके बाद साधना ने तृप्ति जी कहने पर आलते से भरे थाल में अपने पांव रखे, फिर सामने बिछी श्वेत चादर पर चली आई। इसी के साथ साधना के पैर उस सफेद चादर पर छप चुके थे। गृह प्रवेश होने के कुछ देर बाद सारे मेहमान जो रहते थे वो चले गए थे। अब घर में तृप्ति जी, सूरज जी, सारिका, अनिरुद्ध, लक्षित, निहारिका, सलीम, वेदिका, कंदन और साधना थे। तृप्ति जी ने साधना से कहा, साधना बेटा जाओ तुम कमरे में आराम करो। फिर उन्होंने वेदिका से कहा, वेदिका अपनी दोस्त को कंदन के कमरे में ले जाओ। उन दोनों के यहाँ से जाने के बाद कंदन भी वहां से जाने लगा था कि तभी तृप्ति जी ने तेज आवाज में कहा, कंदन हमें तुम्हें कुछ बताना है बेटा। तृप्ति जी अपनी बात पूरी करती कि उन्हें टोकते हुए बीच में कंदन ने कहा, यही ना कि जिस लड़की कामना से मेरी शादी होने वाली थी वो मंडप छोड़कर भाग गई थी, और आपने अपना वादा पूरा करने के लिए किसी को भी मुंह उठाकर मेरी बीवी बना दिया। कंदन के चेहरे पर ये बात बोलते हुए कोई भाव नहीं थे, वहीं तृप्ति जी ने कस के अपने हाथों की मुठ्ठियां बना ली थी। उन्होंने एक गहरी सांस लेकर कहा, किसी को भी नहीं कंदन। साधना नाम है उसका। और कंदन तुम भी तो एक साधना नाम की लड़की को चाहते थे जो अब इस दुनिया में नहीं है। अगर आज वो होती तो तुम उससे ही शादी करते, तो बस मैंने भी तुम्हारी शादी एक साधना नाम की लड़की से करवाई है। वो साधना नहीं है, पर ये साधना तुम्हारी जिंदगी को खुशियों से भर देगी। बस तुम उससे आराम से और प्यार से पेश आना बेटा। अब वो तुम्हारी बीवी है। कंदन ने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो कुछ पल बिना किसी भाव के उन्हें देखता रहा और फिर वहां से ऊपर चला गया। वहीं तृप्ति जी एकदम से सोफे पर बैठ गई। उन्होंने अपने सिर पर हाथ रख लिया। उन्हें इस वक्त साधना की चिंता हो रही थी। कंदन का गुस्सा वो बहुत अच्छे से जानती थी। उन्हें डर था कि अपने गुस्से के चलते कंदन साधना को कोई चोट न पहुंचा दे। पर उन्हें क्या पता था कि खुद चोट पहुंचाना तो बहुत दूर की बात है, अगर साधना को छींक भी आ जाए तो कंदन पूरा मुंबई अपने सिर पर उठा ले। तृप्ति जी की बात सब ने सुन ली थी कि कंदन की शादी साधना से हुई है। आखिर पिछले 4-5 दिनों से साधना उन सब के बीच थी, तो उन सब को वो बड़ी प्यारी लगी थी। किसी को साधना और कंदन की शादी से कोई आपत्ति नहीं थी। अगर होती भी तो कंदन को इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। कंदन ऊपर रूम में पहुंचा तो वो रूम के बाहर आकर ही रुक गया। वहां सलीम और वेदिका खड़े थे, जिन्होंने कमरे के अंदर जाने का रास्ता बंद कर रखा था। कंदन उन दोनों को अपनी एक आईब्रो ऊपर करते हुए बोला, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? जहां तक मुझे पता है ये मेरा और मेरी बीवी का कमरा है, तो निकलो यहाँ से। उसकी बात पर सलीम मुंह बनाते हुए बोला, शादी हो गई तो बंदे के तेवर ही बदल गए। भूल गया क्या कि हम दोनों ने तुम्हारी इस ग्रैंड वेडिंग के लिए कितनी मेहनत की है? कंदन अपने दोनों हाथ बांधते हुए बोला, सो वॉट? मैंने नहीं बोला था कुछ भी करने के लिए, जो किया तुम दोनों ने अपनी मर्जी से किया। नाउ गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। वो दोनों गेट पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए बोले, नहीं हम नहीं जाएंगे। फिर वेदिका जल्दी से बोली, पहले मेरा नेक दीजिए।
फिर आप कमरे में जा सकते हैं और अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ पूरी रात जो चाहे वो कर सकते हैं। कंदन ने उसे घूर कर देखा तो वेदिका अपने आप को डिफेंड करते हुए बोली, मेरा मतलब, आप चाहें तो सो सकते हैं, आप चाहें तो गेम खेल सकते हैं, कुछ भी का यही मतलब था। आपकी कुछ और समझ गए क्या? आप भी ना भाई, आपकी सोच ही गंदी है। इधर कंदन को अब इरिटेशन होने लगी थी। उसने इरिटेट होते हुए कहा, क्या चाहिए तुम दोनों को? यहां से जाने का क्या लोगे तुम दोनों? वेदिका तुरंत ही बोली, नेग। कंदन ने गहरी सांस ली और अपनी पॉकेट से अपना एक क्रेडिट कार्ड निकालकर वेदिका को दे दिया। वेदिका ने तुरंत कार्ड ले लिया। दोनों डोर से साइड हटते हुए बोले, अच्छे से एंजॉय करना। अपनी बात कहकर दोनों हंसते हुए वहां से आगे बढ़ गए। वहीं कंदन ने अविश्वास से अपना सिर हिलाया और तुरंत अंदर चला आया। अंदर आते ही उसकी नजर सीधे साधना पर चली गई। इधर कंदन को अब इरिटेशन होने लगी थी। उसने इरिटेट होते हुए कहा, क्या चाहिए तुम दोनों को? यहां से जाने का क्या लोगे तुम दोनों? वेदिका तुरंत ही बोली, नेग। कंदन ने गहरी सांस ली और अपनी पॉकेट से अपना एक क्रेडिट कार्ड निकालकर वेदिका को दे दिया। वेदिका ने तुरंत कार्ड ले लिया। दोनों डोर से साइड हटते हुए बोले, अच्छे से एंजॉय करना। अपनी बात कहकर दोनों हंसते हुए वहां से आगे बढ़ गए। वहीं कंदन ने अविश्वास से अपना सिर हिलाया और तुरंत अंदर चला आया। अंदर आते ही उसकी नजर सीधे साधना पर चली गई। कंदन जब अंदर रूम में आया तो उसकी नजर एक बार पूरे कमरे में घूम गई। रूम को फर्स्ट नाइट के लिए सजाया गया था। पूरे रूम में सेंटेड कैंडल्स जल रही थी और चारों तरफ रोजेस से डेकोरेशन की हुई थी। बेड पर रोज पेटल्स से हॉट बना हुआ था। कंदन की नजर साधना पर चली गई जो कि शर्माते हुए खुद भी पूरे रूम को देख रही थी। कंदन तुरंत साधना के पास चला आया और उसे अपनी बाहों में भरते हुए बोला, व्हाट हैपेंड बाबी? साधना अपनी नजरें झुकाए हुए धीरे से बोली, वो ये सब। कंदन उसके कंधे पर अपनी चीन टिकाते हुए बोला, हम जब इतनी अच्छी ग्रैंड वेडिंग की है तो ये वेडिंग नाइट भी तो सेलिब्रेट करने बनती है ना। साधना एकदम से और भी ज्यादा ब्लश करने लगी थी। उसकी सांसें तेज होने लगी थी। कंदन साधना को अपनी तरफ घुमाते हुए बोला, पहली बार तुम नशे में थी, दूसरी बार तुमने खुद को मुझे सौंप दिया था, तो आज इतना ब्लश किस लिए? साधना उसकी बात का कोई जवाब नहीं दे पाई, पर उसके चेहरे की मुस्कुराहट जाने का नाम नहीं ले रही थी। साधना अपने आप को कंदन की पकड़ से छुड़ाते हुए बोली, जी वो ऐसा कुछ नहीं है। वो हम। बैकग्राउंड म्यूजिक। तुम्हें अपना बनाने का जुनून सर पे है, कब से है? मुझे आदत बना लो एक बुरी कहना, ये तुमसे है, कब से है? तुम्हें अपना बनाने का जुनून सर पे है, कब से है? सर पे है, कब से है? साधना आगे कुछ बोलती कि कंदन ने उसके होठों पर अपनी एक उंगली रख दी। इसी के साधना की हरकत बंद हो गई थी। वो चुपचाप कंदन की आंखों में देख रही थी, उसकी वो समुंदर से गहरी काली आंखें, जिनमें आज साधना को अपने लिए बेशुमार प्यार दिखाई दे रहा था। साधना की धड़कनें बढ़ गई थी, कंदन की आंखों में देखते हुए। वहीं कंदन खुद कुछ पल साधना की आंखों में देखता रहा। फिर वो अपना चेहरा साधना के चेहरे के बिल्कुल करीब ले आया। इतना करीब कि दोनों की नाक आपस में टच हो रही थी। कुछ पल साधना की आंखों में देखने के बाद उसने अपने होठ साधना के होठों पर रख दिए। जिस्म के समुंदर में एक लहर जो ठहरी है, उसमें थोड़ी हरकत होने दो। हो शायरी सुनाती इन दो नशीली आंखों को मुझको पास आके पढ़ने दो। साधना कंदन की इस हरकत पर हैरान हो गई थी। उसने तुरंत कंदन के शोल्डर पर अपने हाथ रख दिए थे। दोनों के दिल की धड़कनें बेहद शोर कर रही थी। दोनों एक दूसरे को पैशन के साथ चूम रहे थे। कंदन के दोनों हाथ साधना की कमर पर थे, वहीं साधना के दोनों हाथ अभी भी कंदन के दोनों शोल्डर पर थे। कंदन ने साधना के लोअर लिप को बाइट करते हुए उसे और खुद के करीब कर लिया था। इश्क की ख्वाहिशों में भीग लो बारिशों में आओ ना। तुम्हें पाकर ना खोने का जुनून सर पे है, कब से है?
दोनों ही एक दूसरे को किस करते हुए एक दूसरे में खोए हुए थे। धीरे धीरे साधना के हाथ कंदन की गर्दन पर आ चुके थे। वहीं कंदन के हाथ साधना की कमर पर अपनी पकड़ मजबूत किए जा रहे थे। दोनों एक दूसरे से एकदम सटे हुए थे। धीरे धीरे उनकी किस और भी ज्यादा डीप और पैशनेट होती जा रही थी। कुछ देर की लंबी किस के बाद जब खुद कंदन ब्रेथलेस फील करने लगा, तब जाकर उसने साधना के होठों को छोड़ दिया। दोनों ही लंबी और गहरी सांस ले रहे थे। गहरी और लंबी सांस लेने की वजह से साधना का सीना ऊपर नीचे हो रहा था, जिससे कंदन ना चाहते हुए भी अपना कंट्रोल खो रहा था। मुझे नजरों में रख लो, तुम कहीं कहना ये तुमसे है। तुम्हें अपना बनाने का जुनून सर पे है, कब से है? सर पे है, कब से है? कंदन ने कुछ पल साधना की आंखों में देखा, फिर उसने अपने होठ उसके हल्के विजिबल होते क्लीवेज पर रख दिए। इसी के साथ साधना की एक आह निकल गई। कंदन ने वैसे ही साधना के क्लीवेज पर चूमते हुए कहा, यू आर सो टेम्पटिंग बेबी। साधना, जिसने प्लेजर से अपनी आंखें बंद कर रखी थी, उसने अपनी आंखें खोलकर कंदन को देखा, जो कि अभी भी उसके क्लीवेज पर हल्का हल्का चूम रहा था। उसने फिर से अपनी आंखें बंद कर ली और अब उसके साथ कंदन के बालों में थे। वो कंदन के चेहरे को अपने क्लीवेज पर दबाए जा रही थी। रोकना नहीं, मुझको जिद पे आ गई हूं मैं, इस कदर दीवानापन चढ़ा। देख लो ना यहाँ आके मेरा हाल कैसा है, टूट के अभी तक जुड़ा ना। कंदन ने कुछ पल बाद अपना चेहरा ऊपर किया और उसने झटके से साधना को अपनी गोद में उठा लिया। उसने साधना को बेड की तरफ ले जाते हुए कहा, टुडे आई बी वेरी वाइल्ड। अगर ज्यादा हो जाऊं तो रोक देना। साधना ने हाँ में सिर हिलाया और इधर उधर देखने लगी। वहीं उसकी इस हरकत पर कंदन मुस्कुरा दिया। उसने हल्के से सिर को झुकाकर साधना के छोटे से नाक पर किस कर ली। अब संभलना नहीं है, जो भी है वो सही है आवना। तुम्हें खुद से मिलाने का जुनून सर पे है, कब से है? कंदन ने हल्के से साधना की बेड पर पटक दिया और खुद उसके ऊपर चला आया। कंदन ने बिना वार्निंग दिए साधना के होठों पर फिर से अपने होठ रख दिए। वो बहुत ही पैशनेटली साधना के होठों को चूम रहा था। कंदन के हाथ धीरे धीरे साधना की सारी बॉडी को तराश रहे थे। कुछ ही पलों में सारी कैंडल्स भी बुझ गई थी। अब बस कमरे में हल्के चांद की रोशनी थी और कोई रोशनी वहां नहीं थी। मुझे रहने दो अपने पास ही, कहना ये तुमसे है। तुम्हें अपना बनाने का जुनून सर पे है, कब से है? सर पे है, कब से है? कंदन के हाथों को अपने जिस्म पर महसूस कर साधना की धड़कन बढ़ती जा रही थी, उसकी सांस चढ़ने लगी थी। करीब 10 मिनट की पैशनेट किस के बाद कंदन ने साधना के होठों को छोड़ दिया। अब वो साधना के चेहरे को देख रहा था, जिसका ब्राइडल मेकअप काफी ज्यादा मैसी हो गया था। तुम्हें अपना बनाने का जुनून सर पे है, कब से है? मुझे आदत बना लो एक बुरी, कहना ये तुमसे है, कब से है? तुम्हें अपना बनाने का जुनून सर पे है, कब से है? सर पे है, कब से है? कंदन ने अपने हाथ आगे बढ़ाकर साधना की ज्वेलरी उतारनी शुरू कर दी। उसने उसकी नथ उतारी, फिर उसके झुमके, उसका डायमंड का नेकलेस। अब कंदन के हाथ धीरे धीरे साधना के हाथों की चूड़ियों को निकाल रहे थे। उसकी नजर इन सारी चीजों को करते हुए भी साधना के चेहरे पर ही थी। कंदन साधना के ऊपरी जिस्म के हर हिस्से को अपने होठों से छू रहा था, उसकी नेक, उसका गला, उसकी कॉलर बोन। अब कंदन ने साधना के लहंगे के पल्ले को उससे अलग किया। साधना की आंखें बंद थी, वो कंदन की हर हरकत को महसूस कर उसमें खो रही थी। जिस्म के समुंदर में एक लहर जो ठहरी है, उसमें थोड़ी हरकत होने दो। हो शायरी सुनाती इन दो नशीली आंखों को, मुझको पास आके पढ़ने दो। एक बार फिर से कंदन साधना के ऊपरी जिस्म के हर हिस्से को अपने होठों से छू रहा था और इस बार आप साधना को वेट किसेस कर रहा था। कंदन किस करते हुए धीरे धीरे नीचे बढ़ने लगा था। अब उसके होठ साधना के पेट पर चल रहे थे, वहीं साधना की सांसें एकदम से तेज हो गई थी। उसने कस के अपने हाथों की मुट्ठी में कंदन के बाल भर रखे थे।
मदहोशी में साधना कंदन का चेहरा अपने पेट पर दबा रही थी। कुछ देर बाद कंदन साधना के ऊपर से हटा। He removed his shirt and pants. कुछ ही देर में उन दोनों के कपड़े पूरे कमरे में इधर उधर बिखरे पड़े थे। दोनों एक दूसरे में पूरी तरह खोए हुए थे, उन्हें किसी चीज का की होश नहीं था। इश्क की ख्वाहिशों में भीग लो बारिशों में आओ ना, तुम्हें पाकर ना खोने का जुनून सर पे है, कब से है। वहीं कंदन साधना की नेक पर बाइट करते हुए उसमें एंटर कर जाता है। साधना दर्द के मारे चिल्लाने लगी थी। वो तो शुक्र था कि उनका रूम साउंड प्रूफ था, नहीं तो उसकी आवाज बाहर जाने वाली थी। साधना कंदन के कंधे पर अपने नाखून गड़ाए जा रही थी तो कभी कभी वो कंदन के बालों को जोर से अपनी मुट्ठी में भींच रही थी। जैसे कि कंदन ने कहा था कि आज वो काफी वाइल्ड होने वाला था, तो बस फिर अभी वो साधना को अपनी वाइल्डनेस ही दिखा रहा था। मुझे नजरों में रख लो, तुम कहीं कहना ये तुमसे है। तुम्हें अपना बनाने का जुनून सर पे है, कब से है। सर पे है, कब से है। साधना की सिसकियां और कंदन की गहरी सांसों की आवाज पूरे कमरे में एक अलग ही माहौल बना रही थी। दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे, और इसी खोने के चक्कर में उन्हें रात से कब सुबह हुई पता ही नहीं चला। सुबह के 6 बजे दोनों थककर एक दूसरे की बाहों में सिमटे हुए सो गए। वहीं कंदन साधना की नेक पर बाइट करते हुए उसमें एंटर कर जाता है। साधना दर्द के मारे चिल्लाने लगी थी। वो तो शुक्र था कि उनका रूम साउंड प्रूफ था, नहीं तो उसकी आवाज बाहर जाने वाली थी। साधना कंदन के कंधे पर अपने नाखून गड़ाए जा रही थी तो कभी कभी वो कंदन के बालों को जोर से अपनी मुट्ठी में भींच रही थी। जैसे कि कंदन ने कहा था कि आज वो काफी वाइल्ड होने वाला था, तो बस फिर अभी वो साधना को अपनी वाइल्डनेस ही दिखा रहा था। मुझे नजरों में रख लो, तुम कहीं कहना ये तुमसे है। तुम्हें अपना बनाने का जुनून सर पे है, कब से है। सर पे है, कब से है। साधना की सिसकियां और कंदन की गहरी सांसों की आवाज पूरे कमरे में एक अलग ही माहौल बना रही थी। दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे, और इसी खोने के चक्कर में उन्हें रात से कब सुबह हुई पता ही नहीं चला। सुबह के 6 बजे दोनों थककर एक दूसरे की बाहों में सिमटे हुए सो गए। सुबह किसी के गेट नॉक करने की आवाज से साधना की आंख खुली। उसने सबसे पहले अपने आप को देखा। उसने एक लोग मिड थाई तक आती हुई टी शर्ट पहनी हुई थी जो कि ऑफ कोर्स कंदन की ही थी। साधना ने तुरंत जाकर गेट खोला। गेट पर एक मेड खड़ी हुई थी, जिसके हाथ में एक थाल था। उस मेड ने एक बार भी साधना की तरफ या फिर उसके कपड़ों की तरफ देखने की हिम्मत नहीं की। उसने अपना सिर झुकाए हुए कहा, मैम ये तृप्ति मैम ने आपके लिए साड़ी भेजी है, आप ये पहनकर नीचे आ जाए। मैम ने बोला है कि आज आपकी पहली रसोई की रस्म है। साधना ने चुपचाप उसे अंदर आने का रास्ता दिया और गेट से साइड हट गई। वो मेड सीधा अंदर चली आए और थाल को कॉफी टेबल पर रखकर वहां से चली गई। साधना ने एक गहरी सांस ली और गेट बंद कर दिया। साधना ने पूरे रूम में देखा पर वहां कंदन कहीं भी नहीं था। साधना तुरंत वहां से फ्रेश होने चली गई। कुछ देर बाद साधना ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी हुई थी। उसने वाइन कलर की एक साड़ी पहनी हुई थी, साथ में ट्रेडिशनल ज्वेलरी, हल्का मेकअप, खुले बाल। साधना काफी प्यारा लग रही थी। उसके गोरे रंग पर ये रंग बहुत जच रहा था। साधना ने आंखों में काजल लगाया और तुरंत रूम से निकल गई। साधना जैसे ही नीचे आई सबकी नजर साधना पर ठहर सी गई। लिटरली शी इज लुकिंग वेरी प्रीटी। साधना चुपचाप अपनी आंखों की पलकों को झुकाए वहां खड़ी थी। तभी तृप्ति जी ने साधना के पास आकर उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा आज तुम्हारी पहली रसोई की रस्म है। चलो मैं तुम्हें सारे रीति रिवाज बता देती हूँ। वैसे बहुत प्यारी लग रही हो, किसी की नजर ना लगे। कहकर उन्होंने साधना के कान के पीछे एक काला टीका लगा दिया। तभी उनकी नजर साधना के नेक पर चली गई, जहां बाइट का निशान था, और वो निशान कल रात की साधना और कंदन करीबी को बखूबी बयां कर रहा था। तृप्ति जी खुलकर मुस्कुरा दी।
वो आगे बढ़ गई और साधना धीमे कदमों से उनके पीछे किचन में चली आई। तृप्ति जी साधना को देखते हुए बोली, देखकर अच्छा लगा कि तुमने कंदन को और कंदन ने तुम्हें दिल से अपना लिया है। उनकी बात साधना कंफ्यूजन से उन्हें देखने लगी तो तृप्ति जी ने कहा, तुम्हारी नेक पर ये निशान साफ बता रहे हैं कि तुम और कंदन एक दूसरे के करीब आए थे। उनकी बात पर साधना एकदम से झेप गई। उसने तुरंत पल्लू से अपनी नेक और बैक को कवर कर लिया। उसकी इस हरकत पर तृप्ति जी मुस्कुराते हुए बोली, शर्माओ मत, मैं तुम्हें नहीं छेड़ने वाली। पर सच कहूं तो मुझे खुशी है इस बात की कि कंदन ने तुम्हें एक्सेप्ट कर लिया। फिर उन्होंने एक गहरी सांस ली और साधना को एक पूजा की थाली दी। रस्म के अकॉर्डिंग साधना को सबसे पहले चूल्हा पूजन करना था। चूल्हा पूजन की रस्म के वक्त वहां पर सारिका भी आ गई थी। चूल्हा पूजन के बाद अब साधना सबके लिए मूंग दाल का हलवा बना रही थी। उससे तृप्ति जी ने कुछ भी मीठा बनाने को बोला था और वहां से सारिका के साथ चली गई थी। कुछ देर बाद साधना ने वो मूंग दाल का हलवा बना लिया था। उसने हलवा कटोरियों में सर्व किया और सब के लिए बाहर ले आई। साधना लेट उठी थी तो सब पहले ही नाश्ता कर चुके थे। पर नई बहू के हाथ से सबको मीठा खाना था, इसलिए सब अभी डाइनिंग हॉल में साधना का वेट कर रहे थे। साधना जब बाहर आई तो डाइनिंग टेबल पर सारी फैमिली बैठी हुई थी, एक्सेप्ट कंदन, वो यहाँ नहीं था। साधना ने सबको हलवा सर्व किया तो सबके होठों पर एक मुस्कान ठहर गई। तभी वेदिका ने साधना को छेड़ते हुए कहा, लगता है एक ही रात में भाई ने तुम्हें अच्छे से बता दिया है कि उन्हें क्या पसंद है और क्या नहीं। उसकी बात पर सब हल्के से हंस दिए थे। वहीं साधना काफी कंफ्यूज थी। उसकी कंफ्यूजन को देखते हुए लक्षित ने कहा, ऐसे कंफ्यूज होने का नाटक तो मत करो भाभी। हमें पता है कि आपने ये मूंग दाल का हलवा इसलिए बनाया है क्योंकि भाई को ये हलवा बहुत पसंद है। साधना उसकी बात पर ना चाहते हुए ब्लश कर रही थी। उसे पता ही नहीं था कि कब उसके गाल चेरी जैसे लाल हो गए थे। उसने तुरंत कहा, वो मैं देख कर आती हूँ, कहीं किचन में कोई काम तो नहीं रह गया। उसकी इस हरकत पर खुलकर हंस दिए। वहीं तृप्ति जी ने वेदिका और लक्षित को घूरते हुए कहा, क्यों तुम दोनों उसे परेशान कर रहे हो? तभी लक्षित ने कहा, मॉम, मैं तो बस भाभी को थोड़ा कंफर्ट करने के लिए उनके साथ मजाक कर रहा था। उनकी और भाई की शादी ऐसे अचानक हुई है तो मैंने सोचा कहीं वो पराया ना फील करें, बस इसलिए। उसकी बात पर तृप्ति जी ने सिर हिला दिया। कुछ पल बाद सूरज जी ने तृप्ति जी को देखते हुए कहा, तृप्ति, कंदन की शादी तो हमने साधना से कर दी, पर मासा को क्या जवाब देंगे? उन्हें अगर साधना ना पसंद आए तो? उनकी बात सुनते ही तृप्ति जी जो हलवा खा रही थी, उनके हाथ रुक गए। उन्होंने धीरे से कहा, आई डोंट नो सूरज, मुझे नहीं पता, पर मैं तब ये बात नहीं सोच सकती थी। अगर मैं उस समय ये बात सोचती कि पता नहीं मासा को साधना पसंद आएगी या नहीं तो ये शादी हो नहीं पाती, और मैं अपने बेटे की आबाद होती जिंदगी में बर्बादी होते हुए नहीं देख सकती थी। बोलकर उन्होंने एक गहरी सांस ली। कुछ पल बाद सारिका ने कहा, भाभी, भाई, आई थिंक हमें मासा को अभी कुछ भी पता नहीं चलने देना चाहिए। अभी अभी उनकी हॉट सर्जरी हुई है। पता चला कि कामना का मंडप छोड़कर भागना, कंदन की शादी किसी और से होना, मासा सहन न कर पाए तो? उनकी बात पर अनिरुद्ध जी ने भी हामी भरते हुए कहा, हम आई थिंक सारिका सही कह रहे हैं। उनकी बात पर तृप्ति जी और सूरज जी ने एक बार एक दूसरे को देखा, फिर उन दोनों ने हाँ में सिर हिला दिया। कुछ देर में सबने कटोरियां साफ कर दी थी, मतलब कि सबको हलवा इतना टेस्टी लगा था कि सब के सब सारी कटोरी ही चट कर गए थे। उनका बस चलता तो वो कटोरी भी खा जाते, पर अगर वो साधना के बने हुए मूंग दाल का हलवा होती, पर अनफॉर्चुनेटली वो कांच की कटोरी थी, इसलिए सब ने हलवा खाकर वापस रख दी थी। तृप्ति जी ने तेज आवाज में कहा, साधना, बेटा इधर आओ। साधना जो कि किचन के एक तरफ खड़े होकर कंदन को कोस रही थी कि उसने उसे क्यों नहीं बताया कि उसे मूंग दाल का हलवा पसंद है। अगर वो उसे बताता तो वो ना बनाती।
अब उसने बना दिया तो सब उसे चिढ़ा रहे थे। साधना ने खुद से ही कहा है, कहाँ आप? एक बार मिल जाए फिर आपसे सब कुछ पूछूंगी कि आपको क्या पसंद है और क्या नहीं। और उसे मैं एक डायरी पर नोट भी करूंगी। तभी उसे फिर से तृप्ति जी की आवाज आई। साधना तुरंत बाहर चली आई। बाहर आते ही वो सबके चेहरे देख रही थी, वो वेट कर रही थी कि कोई उसके बनाए हुए हलवे के बारे में कुछ बोलेगा। तभी सारिका ने थोड़ा गुस्से में कहा, ये क्या बनाया है तुमने? यू कोई हलवा है? भूल कर भी इसे कंदन के सामने मत ले जाना, नहीं तो वो रोज तुमसे इसी हलवे की डिमांड करेगा। आखिर की बात बोलते वक्त वो मुस्कुरा दी थी। वहीं उनकी पहले शब्द सुनकर तो साधना को लगा था कि पता नहीं उसने क्या गलती कर दी। पर फिर सारिका की आखिरी बात पर वो फिर से ब्लश करने लगी थी। तृप्ति जी ने अपनी चेयर से खड़ी होते हुए कहा, सही कहा सारिका ने, कंदन को अगर ये हलवा खिलाया तो वो रोज इसी हलवे की डिमांड करेगा, और हम नहीं चाहते कि हमारी फूल सी बहू रोज किचन में खाना बनाए। कहते हुए वो साधना के पास आकर रुकी। उन्होंने साधना के दोनों हाथों में खानदानी कंगन पहना दिए। तृप्ति जी ने धीरे से कहा, साधना, तुम इस घर की बड़ी बहू हो और इन खानदानी कंगनों पर तुम्हारा हक है। मैं इस घर की बड़ी बहू थी, इसलिए ये कंगन मेरी सास यानी कि मासा ने मुझे दिए थे, तो अब ये तुम्हारे हैं। इन्हें संभाल कर रखना बेटा। कहकर उन्होंने साधना के सिर पर हल्के से हाथ फेर दिया। साधना तुरंत उनके पांव छूने के लिए झुक गई, पर तभी तृप्ति जी ने उसे अपने गले से लगा लिया। वहीं निहारिका की नजर साधना के हाथों में पहने हुए कंगन पर ही थी। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, उसे साधना से जलन हो रही थी क्योंकि पहले उसकी शादी हुई थी, वो इस घर में शादी करके पहले आई थी, उसने तृप्ति जी और सूरज जी को एक पोता दिया। पर यहाँ तो सारे खानदानी जेवर बड़ी बहू को मिल रहे थे। यहाँ तक कि उसने आज तक ये कंगन देखे भी नहीं थे। अब एक एक कर सब लोग साधना को पहली रसोई के लिए कुछ न कुछ गिफ्ट दे रहे थे। वहीं दूसरी तरफ कंदन इस वक्त एक पुरानी फैक्ट्री के बाहर खड़ा था। उसकी आंखों पर ब्लैक शेड्स लगे हुए थे। उसने अपने लेफ्ट हैंड से अपने शेड्स उतारे और सीधा अंदर चला आया। वहां फैक्ट्री में जितने भी लोग थे, सब कंदन के वहां आते ही खड़े हो गए थे। एक आदमी उसके पास आया और उससे एक कमरे की तरफ इशारा करके बोला, यहाँ है बॉस वो लड़की। कंदन चुपचाप आगे बढ़ गया। उसके पीछे संजीव भी था। एक आदमी ने गेट खोला तो कंदन तुरंत अंदर चला आया। संजीव बाहर ही खड़ा था। कंदन अंदर आया और कामना की हालत देखते हुए वो जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी काफी डरावनी थी। तभी तो कामना, जो कि कुर्सी के पल्ले पर अपना सिर टिकाए सो रही थी, तुरंत उसकी जाग खुल गई। उसने एकदम से कंदन की तरफ देखा। वो उसे देखते हुए जोर से चिल्लाते हुए बोली, क्यों किया आखिर तुमने मेरे साथ ऐसा? वाई। उसकी बात सुनते ही कंदन एकदम से हंसना बंद कर देता है। वहीं कामना को उसकी इस हरकत पर बहुत डर लग गया था, क्योंकि कंदन की बेहद डार्क गहरी आंखें और भी ज्यादा डार्क हो गई थी। कामना को एकदम से उस रूम का टेम्परेचर गिरता हुआ महसूस हो रहा था। उसे बहुत डर लग रहा था, इतना डर कि डर के मारे उसकी बॉडी शिवरिंग करने लगी थी। कंदन इस वक्त पूरा पूरा डेविल मोड पर था। कंदन ने बेहद गुस्से में अपने दांत किटकिटाते हुए कहा, तुम्हें मैंने पहली दिन ही कहा था कि इस शादी के लिए मना कर दो। पर तुम मेरी दौलत के पीछे इतनी अंधी हो गई थी कि तुम्हें ये नहीं दिखा कि मैं कौन हूं और मैं क्या कर सकता हूं। कंदन सिंह सूर्यवंशी को तुम हल्के में लेने लगी थी, इसलिए तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाने के लिए मैंने ये सब कुछ किया। अगर मैं चाहता तो सीधे सीधे घर वालों को मना कर देता। पर मुझे तुम्हें तुम्हारी औकात दिखानी थी कि जिस कंदन सिंह सूर्यवंशी की तुम बीवी बनने की कोशिश कर रही हो, आखिर वो इंसान है कौन? कामना को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। तभी उसने धीरे से कहा, शादी? कल हमारी शादी होने वाली थी, क्या तुमने मेरे ना रहते शादी? कंदन ने उसे बीच में टोकते हुए कहा, ना ना, ये समझने की गलती मत करना कि मैंने शादी नहीं की।
ऑफ कोर्स मैंने शादी करवाए और कल ही करवाए। देखना चाहोगी मेरी बीवी को? 1 मिनट हाँ, कहकर उसने संजीव को आवाज लगाई। संजीव तुरंत अंदर चला आया। उसने कंदन का इशारा मिलते ही कामना के आगे अपना फोन बढ़ा दिया। उस फोन में साधना और कंदन की एक तस्वीर थी, जो कि कल की ही थी। इस तस्वीर में कंदन ने साधना की कमर पर हाथ रखे हुए थे। साधना के दोनों हाथ कंदन के शोल्डर पर थे। दोनों एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे। ये तस्वीर साधना और कंदन के फोटोशूट की थी। शादी होने के बाद साधना और कंदन का एक फोटोशूट हुआ था। वहां कोई भी बाहर वाला नहीं था, तो साधना ने घूंघट नहीं ले रखा था। वहीं साधना को कंदन की दुल्हन बने देख कामना की आंखें हैरानी से फैल गई थी। उसने हैरानी से कहा, उस दिन एड शूट के टाइम ये लड़की मैंने वहां देखी थी, जिसे देखते ही तुम मुझे गिराकर वहां से चले गए थे। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है। वो भी। कामना साधना के लिए अपने मुंह से गाली बकती कि कंदन ने बीच में बेहद डाक आवाज में कहा, खबरदार जो मेरी बीवी के लिए अपनी गंदी जुबान से कोई भी गंदी बात कही तो आई स्वेर तुम्हारी जुबान खींच लूंगा। उसकी बात सुनकर कमान बीच में ही चुप हो गई थी। उसे कंदन से बेहद डर लग रहा था। ऑलरेडी वो उसकी कैद में थी। पर तभी कामना ने अपने डर को कंट्रोल करते हुए गुस्से में कहा, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं मिस्टर कंदन सिंह सूर्यवंशी। यहां से निकलते ही सबसे पहले अपने और तुम्हारे घरवालों को तुम्हारी असली सच्चाई बताऊंगी। उसकी बात पर कंदन एकदम से हंसने लगा था। वही उसकी ऐसी डेविल खतरनाक डरावनी हंसी सुनकर कामना की बॉडी में गुस्सेबम आने लगे थे। उसकी बॉडी एक बार फिर से शिवरिंग कर रही थी। कंदन एकदम से चुप हुआ और उसने संजीव की तरफ देखा। संजीव ने चुपचाप अपने फोन पर एक वीडियो प्ले करके कामना के आगे अपना फोन बढ़ा दिया। वो वीडियो जैसे जैसे प्ले हो रहा था, वैसे वैसे कामना की आंखें हैरानी से बड़ी हो रही थी। उस वीडियो में कामना किसी रिच ओल्ड मैन के साथ उसके बिस्तर पर थी। तभी उसने चीखते हुए कहा, तुम ऐसा नहीं कर सकते कंदन, बिल्कुल नहीं। वहीं कंदन ने अपने होठों पर डेविल स्माइल लाते हुए कहा, मैं क्या कर सकता हूं क्या नहीं, ये तुम्हें अब तक समझ आ जाना चाहिए था। और रही बात कुछ करने की, तो याद रखना तुम्हारे मुंह से एक वर्ड निकला नहीं कि ये वीडियो वायरल हो जाएगी। सोच लो, फैसला तुम्हारा है। अपनी बात कहने के बाद कंदन ने अपनी आंखों पर ब्लैक शेड्स लगाए और वहां से निकल गया। कंदन एकदम से चुप हुआ और उसने संजीव की तरफ देखा। संजीव ने चुपचाप अपने फोन पर एक वीडियो प्ले करके कामना के आगे अपना फोन बढ़ा दिया। वो वीडियो जैसे जैसे प्ले हो रहा था, वैसे वैसे कामना की आंखें हैरानी से बड़ी हो रही थी। उस वीडियो में कामना किसी रिच ओल्ड मैन के साथ उसके बिस्तर पर थी। तभी उसने चीखते हुए कहा, तुम ऐसा नहीं कर सकते कंदन, बिल्कुल नहीं। वहीं कंदन ने अपने होठों पर डेविल स्माइल लाते हुए कहा, मैं क्या कर सकता हूं क्या नहीं, ये तुम्हें अब तक समझ आ जाना चाहिए था। और रही बात कुछ करने की, तो याद रखना तुम्हारे मुंह से एक वर्ड निकला नहीं कि ये वीडियो वायरल हो जाएगी। सोच लो, फैसला तुम्हारा है। अपनी बात कहने के बाद कंदन ने अपनी आंखों पर ब्लैक शेड्स लगाए और वहां से निकल गया। कंदन के जाने के बाद संजीव भी वहां से चला गया था। इधर कामना को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अगर अपने घर जाएगी तो वहां सबसे क्या कहेगी, और कहीं जाए भी तो कहां। कुछ देर में कंदन की गाड़ी सूर्यवंशी महल के पास आकर रुकी। उसमें से कंदन बाहर आया। कंदन सीधा चलते हुए अपने रूम की तरफ जा रहा था कि तभी सूरज जी ने उसे रोकते हुए कहा, कंदन, इतनी सुबह सुबह तुम कहां से आ रहे हो? इतना सुनते ही कंदन के कदम रुक चुके थे। उसने बोरियत भरे लहजे से लिविंग हॉल की तरफ देखा, जहां तृप्ति जी, सूरज जी, अनिरुद्ध और सारिका बैठे हुए थे। कंदन ने एक गहरी सांस लेकर कहा, आप जानते हैं कि मुझे इस महल से या फिर आप लोगों से कोई मतलब नहीं है, तो फिर क्यों बार बार आप मुझे कुछ ना कुछ पूछते रहते हैं? मेरी अपनी लाइफ है, मैं कहीं भी जाऊं, सुबह जाऊं, शाम को जाऊं, आप सबसे क्या?
सूरज जी ने गुस्से से अपने हाथों की मुठ्ठियां भींच ली। सूरज जी गुस्से में कंदन से कुछ कहते कि उससे पहले तृप्ति जी ने कंदन को देखते हुए कहा, कंदन, आज रात हमने तुम्हारी और साधना की रिसेप्शन पार्टी रखी है। इस पार्टी के बाद सबको पता चल जाएगा कि तुम्हारी शादी साधना से हुई है, न कि कामना से। हमने मीडिया भी बुलाई है, तो फिर बस तुम्हें हम यही बताना चाहते थे कि शाम को रेडी रहना। कंदन ने गहरी सांस लेकर कहा, डू वॉट एवर यू वॉन्ट। आज शाम की पार्टी से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर कल सुबह मैं और साधना अपने हनीमून के लिए निकलेंगे। इतना कहकर कंदन वहां से चला गया। वहीं उसकी लास्ट बात सुनकर सब मुस्कुरा दिए थे। वो सब खुश थे कि कंदन साधना के साथ मूव ऑन कर रहा है, उसने अपनी पहले वाली जिंदगी छोड़ दी है। जब वो अपने काम में घुसा रहता था, उसे घर आने की या घर वालों से मिलने की कोई जरूरत ही नहीं थी। उसने अपने आप को एक कामी कीड़ा बना लिया था। हर समय बस एक ही चीज वो थी, काम काम और काम। पर अब उसकी लाइफ में साधना थी, जिसके आने के बाद कंदन के चेहरे पर एक अलग ही नूर था, जो कि उसके पेरेंट्स से तो बिल्कुल नहीं छिपने वाला था। कंदन सीधा अपने बेडरूम में चला आया। उसके रूम में एंटर होते ही उसे साधना की आवाज सुनाई दी, जो कि अभी रिवांश को अपनी गोद में लिए उसके साथ खेल रही थी। कंदन चुपचाप गेट के पास खड़ा साधना को देख रहा था, जो कि रिवांश को बोल रही थी और रिवांश उसकी बात पर हंस रहा था। अचानक साधना की नजर हंसते हंसते गेट की तरफ गई, जहां कंदन खड़ा था। कंदन को देखते ही साधना बिल्कुल चुप हो गई थी। वो अपनी जगह से खड़ी होती हुई बोली, सर आप कब आए? सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया। कंदन उसे हल्के से घूरते हुए बोला, तुम्हारा ध्यान मुझ पर इसलिए नहीं गया क्योंकि तुम इस छोटे सूर्यवंशी के साथ खेलने में मगन थी। साधना उसकी बात पर एकदम से मुस्कुरा दी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, जी, मैं रिवांश के साथ खेल रही थी। ये ना बहुत क्यूट है, बिल्कुल भी रोता नहीं है। जब से मेरे पास आया है तब से खेल रहा है। इतना कहकर वो रिवांश को कंदन के पास ले आई। कंदन अभी भी बिना किसी भाव के खड़ा था। उसने एक नजर भी रिवांश की तरफ नहीं देखा था। वो तो बस साधना के चेहरे को देख रहा था। साधना ने उसे हिलाते हुए कहा, सर, देखिए ना, रिवांश आपके पास आना चाहता है, लीजिए इसे गोद में लीजिए। कंदन तुरंत पीछे हटते हुए बोला, नहीं, मुझे किसी को गोद में नहीं लेना। तुम भी जाओ, इसे इसकी माँ को देकर आओ। ऐसे किसी के बच्चे के साथ नहीं खेलते। साधना ने मुंह बनाते हुए कहा, आपको नहीं खेलना रिवांश के साथ तो मत खेलिए, पर मैं किसी के बच्चे के साथ नहीं खेल रही। मॉम ने बोला है कि मैं रिवांश की बड़ी मॉम हूं और आप उसके बड़े पापा। इसलिए मैं रिवांश के साथ खेल रही थी और रिवांश भी अपनी बड़ी मॉम के साथ बहुत खुश है ना बेबी? इतना कहकर साधना रिवांश को उसके पेट पर हल्के से गुदगुली करने लगी, जिससे कि रिवांश खिलखिलाकर हंसने लगा था। वहीं कंदन ने अपने मन में कहा, जिसे तुम अपनी मॉम बोल रही हो, जिन्हें तुम अपना परिवार मान रही हो भाभी, अगर तुम्हें इनकी सच्चाई पता चली तो तुम टूट जाओगी। और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं नहीं चाहता कि तुम इन सब के साथ इतना ज्यादा अटैच हो जाओ कि बाद में तुम्हें दर्द हो। कहते हुए वो वॉशरूम में चला आया। अभी कुछ ज्यादा टाइम नहीं हुआ था। सुबह का ही टाइम था। आज सब लोग घर ही थे। साधना और वेदिका को कॉलेज नहीं जाना था और कोई भी ऑफिस भी नहीं जाने वाला था। सब लोग आज रात की रिसेप्शन पार्टी के लिए तैयारियां कर रहे थे, जो कि महल के ही गार्डन में रखी गई थी। इमरजेंसी में ये पार्टी ऑर्गेनाइज की गई थी ताकि सब मेहमानों से साधना को इंट्रोड्यूस करवा दिया जाए, क्योंकि तृप्ति जी नहीं चाहते थे कि लोगों को बाहर से या मीडिया के थ्रू पता चले कि कामना से कंदन की शादी नहीं हुई है, बल्कि साधना से हुई है। इससे तो उनकी उल्टा और भी इंसल्ट होती कि उन्होंने इस बारे में किसी को बताया क्यों नहीं और सारी बात साधना पर आती। पर घर की बड़ी बहू पर, उसकी इज्जत पर कोई बात आए, उससे पहले वो खुद सब जगह अनाउंस कर देना चाहते थे कि साधना इनकी बड़ी बहू है, कंदन की असली बीवी है। कंदन जब फ्रेश होकर वॉशरूम से बाहर आया तो वहां रिवांश नहीं था।
सिर्फ साधना थी जो कि बेड पर बैठी हुई अपने फोन पर कुछ देख रही थी। देखते हुए साधना कहीं खोई हुई थी, बल्कि वो तो इतना ज्यादा अपने फोन में खोई हुई थी कि उसे पता ही नहीं चला कि कंदन कब उसके बगल में आकर बैठ गया। कंदन ने एक बार झांककर साधना के फोन में देखा तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसने साधना के कान के पास अपने होठ टिकाते हुए कहा, अच्छा लग रहे हैं ना दोनों साथ में। साधना खोए हुए ही बोल पड़ी, बहुत अच्छे लग रहे हैं हम दोनों साथ में। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपनी शादी पर ऐसी दिखूंगी और मेरा पति भी इतना सुंदर होगा। बिल्कुल किसी राजकुमार की तरह, वी आर जस्ट लाइक मेड फॉर ईच अदर। इतना बोलते ही उसे एहसास हुआ कि वो क्या बोल रही है। वो तुरंत अपने ख्यालों से बाहर आए और कंदन को हैरानी से देखने लगी। फिर उसने अपनी नजर इधर उधर करते हुए कहा, आप ऐसे क्यों आ जाते हैं? पहले भी जब आप रूम में आए मुझे पता नहीं चला और अब भी। कंदन सरकास्टिक वे में बोला, पता लगने के लिए होश में होना भी जरूरी होता है बाबी। पर तुम तो खोई ही रहती हो, कभी किसी बच्चे में, कभी अपनी शादी की फोटो देखते हुए। उसकी बात पर साधना शर्मा गई। उसने तुरंत अपना फोन बंद करके साइड में रख दिया। अब तक वो कल की अपनी और कंदन की शादी की फोटोज देख रही थी। उनका वो फोटोशूट जो कि वाकई काफी खूबसूरत था। कुछ पल कंदन साधना के चेहरे को देखता रहा। फिर उसने धीरे से साधना का अपने हाथ में लेते हुए कहा, वैसे मैंने सुना है कि तुम मूंग दाल का हलवा बहुत टेस्टी बनाती हो, पर अपने हस्बैंड को नहीं खिलाती, क्यों? साधना ने धीरे से कुछ पल रुक कर कहा, वो मॉम और बुआ ने बोला कि अगर मैंने आपको अपने हाथ का बना हुआ हलवा खिला दिया तो आप रोज रोज डिमांड करोगे, इसलिए उन्होंने आपको हलवा देने से मना किया था। कंदन उसे घूरते हुए बोला, तुम बीवी मेरी हो या उन सब की? उन्होंने तुम्हें मना किया और तुम मान गई। मुझे नहीं पता, मुझे भी तुम्हारे हाथ का हलवा खाना है। कंदन इस वक्त अपने लिप का पाउट बनाकर ये बात बोल रहा था, जिसे साधना पहली बार देख रही थी। पहले तो वो कुछ पल उसे यूं ही मुंह खोले देखती रही। फिर वो खिलखिलाकर हंस दी। उसकी हंसी देख कंदन भी हल्का सा हंस दिया। अपनी हंसी कंट्रोल करने के बाद साधना ने बेड से उठते हुए कहा, वैसे मैंने हलवा एक्स्ट्रा बनाया था तो मैंने आपके लिए बचा कर रखा है, मैं अभी लाती हूँ। कहते हुए वो रूम से निकल गई। उसके जाते ही कंदन के फेस एक्सप्रेशन चेंज हो गए थे। ऐसे लग रहा था कि वो कहीं खो गया था। कंदन इस वक्त अपने लिप का पाउट बनाकर ये बात बोल रहा था, जिसे साधना पहली बार देख रही थी। पहले तो वो कुछ पल उसे यूं ही मुंह खोले देखती रही। फिर वो खिलखिलाकर हंस दी। उसकी हंसी देख कंदन भी हल्का सा हंस दिया। अपनी हंसी कंट्रोल करने के बाद साधना ने बेड से उठते हुए कहा, वैसे मैंने हलवा एक्स्ट्रा बनाया था तो मैंने आपके लिए बचा कर रखा है, मैं अभी लाती हूँ। कहते हुए वो रूम से निकल गई। उसके जाते ही कंदन के फेस एक्सप्रेशन चेंज हो गए थे। ऐसे लग रहा था कि वो कहीं खो गया था। फ्लैशबैक। कंदन अपने बेडरूम में बैठा हुआ अपनी स्टडी कर रहा था। वो शुरू से ही बहुत रिजर्व रहता था। उसे सिर्फ अपनी पढ़ाई से मतलब था, या फिर उसकी जान, उसकी साधना से। इन दोनों के अलावा उसका कोई फ्रेंड भी नहीं था। ना ही वो ज्यादा किसी से घुलता मिलता था। कंदन स्टडी कर रहा था कि तभी उसके रूम का दरवाजा खुला। गेट पर 9 साल की साधना खड़ी थी, जिसने इस वक्त एक अप्रैन अपने गले में पहना हुआ था। उसके हाथ में एक सर्विंग ट्रे थी, जिसमें एक बॉल था। साधना धीरे से रूम के अंदर आई। कंदन अब भी उस क्यूट सी, लिटिल सी साधना को देख रहा था। वहीं साधना कुछ पल में उसके सामने आकर रुकी और उसके सामने ट्रे करते हुए बोली, टेस्ट करो ना कन्नू। कंदन एक नजर बॉल को देखकर साधना को देखते हुए बोला, ये क्या है? और तुमने ये अप्रिन क्यों पहना है? साधना ने अपने छोटे से चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहा, आज आपका बर्थडे है ना। मैं चाहती थी कि आपके लिए केक बनाऊं, पर मेरे पास तो इतने पैसे नहीं थे कि मैं केक बना सकूं। इसलिए मैंने आपके लिए ये मूंग दाल का हलवा बनाया है, प्लीज खा लो ना कन्नू।
कंदन कुछ पल साधना को देखता रहा। फिर उसने अपनी बुक्स साइड रखी और साधना को अपनी गोद में बिठा लिया। कंदन साधना के छोटे छोटे हाथों को देखते हुए बोला, ये हलवा तुमने अपने इन छोटे छोटे हाथों से बनाया है। साधना अपनी बड़ी बड़ी आंखों को बार बार झपकाते हुए बोली, सच्ची कन्नू, ये हलवा मैंने आपके लिए अपने इन छोटे छोटे हाथों से बनाया है, प्लीज अब तो टेस्ट कर लो। कंदन कुछ पल रुक कर बोला, ऐसे करो तुम खुद ही खिला दो, अभी मेरे हाथ तुम्हारी कमर पर है, अगर मैंने अपने हाथ हटाए तो तुम गिर जाओगी, हटा लूं हाथ। साधना जल्दी से बोली, नहीं नहीं मैं गिर जाऊंगी, रुको मैं खुद खिलाती हूँ। इतना कहकर उसने एक बाइट कंदन की तरफ बढ़ा दिया। वाह क्या हलवा था, मतलब साधना जो कि सिर्फ 9 साल की थी, उसने इतना टेस्टी मूंग दाल का हलवा बनाया था कि कंदन तो उसका टेस्ट लेते हुए जन्नत में पहुंच गया था। उसने आज से पहले कभी इतना टेस्टी हलवा नहीं खाया था। कंदन जो कि स्वाद के चक्कर में आंखें बंद किए हुए था, उसने अपनी आंखें खोली और बोला, ये कोई हलवा है? ऐसे भी कोई बनाता है क्या? भाभी तुम्हें कुकिंग नहीं आती तो प्लीज आगे से कुछ बनाना भी मत, मेरे लिए तो बिल्कुल भी मत बनाना। कंदन तो साधना को छेड़ रहा था, पर उसकी बातें साधना को बहुत इफेक्ट कर रही थी, इतनी कि उसकी मोटी मोटी आंखों से मोती जैसे आंसू बहने लगे थे। उसके आंसू देखकर कंदन को एहसास हुआ कि उसे साधना की तारीफ करनी थी, न कि उसे ऐसे परेशान करना था। पर तभी साधना झटके से कंदन को गोद से उठी। उसने अपने आंसू साफ किए और बोली, ओके, आपके लिए आज के बाद मैं कभी कुछ नहीं बनाऊंगी। आपसे ज्यादा तो लक्ष्य अच्छा है। उसने ये हलवा खाया भी और मेरी तारीफ भी करी। आज के बाद मैं सब कुछ उसके लिए बनाऊंगी हूँ। इतना कहकर साधना वहां से जाने लगी। जाने से पहले उसने अपने हाथ में वो ट्रे कस के पकड़ ली थी। पर तभी कंदन ने एकदम से उसके हाथ से वो ट्रे ले ली और आराम से सोफे पर बैठकर हलवा खाने लगा। उसकी इस हरकत पर साधना को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। मतलब थोड़ी सी तारीफ तो इस बंदे से की नहीं जाती, ऊपर से हलवा तो ऐसे खा रहा है जैसे जन्नत को सैर कर रहा हो। साधना को बहुत गुस्सा आ रहा था, उसने हलवे को वहीं छोड़ दिया और वहां से जाने लगी। तभी कंदन ने उसे खींचते हुए अपनी गोद में बिठा लिया। साधना कंदन के ऐसे अचानक खींचने से डर गई थी। उसने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली और कंदन के शोल्डर पर अपने हाथ रख लिए। कुछ पल बाद जब साधना ने अपनी आंखें खोली तो कंदन का चेहरा उसके चेहरे के बिल्कुल करीब था। साधना कुछ कहती कि कंदन ने एकदम से उसके छोटे छोटे लिप्स पर अपने होठ रख दिए। ये उन दोनों की पहली किस थी। आज से पहले दोनों एक दूसरे के करीब थे, अच्छे दोस्त थे, शायद दोस्त से भी ज्यादा कुछ। पर कभी उन्होंने एक दूसरे को किस नहीं की थी। कंदन साधना के होठों को स्मूच कम कर रहा था, बल्कि वो तो उसके होठों को काट रहा था। शायद उसे किसी बात की सजा दे रहा था। वहीं कंदन के ऐसा करने से साधना को तकलीफ हो रही थी। उसे नहीं पता था कि कंदन उसके साथ क्या कर रहा था, पर उसे अपने होठों पर बहुत दर्द हो रहा था और उसे सांस भी नहीं आ रही थी। साधना ने अपने छोटे छोटे हाथों की मुट्ठियां बनाए और कंदन की चेस्ट पर मारने लगी। कंदन भले ही 15 साल का यंग लड़का था, पर उसकी बॉडी अभी से इतनी मजबूत थी कि साधना के मारने से कंदन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। बल्कि उसकी इतनी मजबूत ईंट जैसी छाती पर मारने से साधना का हाथ दर्द करने लगा था। अब दर्द उसे सहन नहीं हो रहा था और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। कंदन एकदम से होश में आया। उसने साधना के होठों को छोड़ा और उसके लाल हुए होठों को देखने लगा, जिसे काट काट कर उसने खून निकाल दिया था। वहीं साधना अब भी रो रही थी, उसे अपने होठों पर दर्द हो रहा था। कुछ पल कंदन ने साधना के होठों को देखा। एक बार फिर से उसने अपने होठ साधना के होठों पर रख दिए। पर अब की वो उसे बहुत प्यार से स्मूच कर रहा था। वो काफी स्वीट बिहेव कर रहा था और कंदन का साधना के होठों को ऐसे चूमना साधना को उसके दर्द से आराम दे रहा था। जो साधना अब तक रो रही थी, वो अब शांत हो चुकी थी।
कंदन ने हल्के से उसके सारे ब्लड को अपनी टंग से साफ किया। फिर उसने उसके होठों को छोड़ दिया। पर अभी भी दोनों के चेहरे काफी पास थे। कंदन ने एक बार फिर से साधना के होठों पर हल्की सी किस कर ली और बोला, आज के बाद किसी भी लड़के का नाम अपने इन होठों से मत लेना। किसी भी लड़के का नाम, मतलब किसी भी लड़के का नाम, चाहे वो मेरा भाई ही क्यों ना हो। अगर तुम्हारे होठों से किसी और लड़के का नाम निकला भी तो इससे ज्यादा खाऊंगा मैं तुम्हारे होठों को। फिर मत कहना कुछ भी, ना ही मेरे सामने रोना। आए समझ। साधना ने तुरंत छोटे और अच्छे बच्चे की तरह अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। फ्लैशबैक एंड साधना ने कंदन को जोर से हिलाते हुए कहा, सर कहाँ खोए हैं आप? आपने तो मुझे बोला था कि मैं हमेशा कहीं खोई रहती हूँ। अब आपको भी मेरी आदत लग गई है क्या? कंदन ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप उसके मासूम चेहरे को देख रहा था। साधना ने एक गहरी सांस लेकर कहा, अब आप खा भी लीजिए ना। मैं गरम करके लाई हूँ, अगर ठंडा हो गया तो आप कहोगे कि मुझे हलवा बनाना नहीं आता। कंदन ने खोए हुए अंदाज में साधना को खींचकर अपनी गोद में बिठा लिया। वो उसे अपनी गोद में एडजस्ट करते हुए बोला, तुमने वे हलवा बनाया है ना? साधना ने कंफ्यूजन से हाँ में सिर हिला दिया। तभी कंदन ने कहा, तो ठीक है, फिर अगर तुमने बनाया है तो तुम खिला भी दो। साधना ने कुछ पल अपनी आंखें बड़ी बड़ी करते हुए उसे देखा। फिर उसने उसके सामने एक बाइट कर दी। कंदन ने साधना की आंखों में देखते हुए वो हलवा खा लिया। स्वाद अभी भी नहीं बदला था। सेम वही स्वाद था जो बचपन में कंदन ने साधना के हाथ से खाया था। कंदन चुपचाप साधना के हाथ से हलवा खा रहा था, जो वो उसे अपने हाथों से खिला भी रही थी। हलवा खाने के बाद और कंदन को खिलाने के बाद साधना अब कंदन की तरफ से अपनी तारीफ की वेट कर रही थी। साधना कुछ पल कंदन को देखती रही कि वो कुछ बोलेगा, पर कंदन तो चुप था। उसने कुछ भी नहीं कहा था, ना अच्छा ना बुरा। अब साधना ने चिढ़ते हुए कहा, क्या है सर? सबको हलवा इतना पसंद आया, पर आपको नहीं पसंद आया। कंदन ने साधना को देखते हुए कहा, डिड आई से समथिंग? साधना वैसे ही चिढ़ते हुए बोली, वही तो बात है, आप तो कुछ बोल ही नहीं रहे। आपको पता है जब डाइनिंग टेबल पर सबने एक साथ हलवा खाया था ना, सबने मेरी तारीफ की और मुझे बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट भी दिए। पर आप तो गिफ्ट तो दूर की बात, मेरी तारीफ भी नहीं कर रहे। कंदन को साधना को ऐसे देखते हुए मजा आ रहा था। पर फिर साधना ने मुंह बनाते हुए कहा, छोड़िए मुझे नहीं करनी आपसे बात। कंदन साधना की कमर पर अपनी पकड़ कसते हुए बोला, अच्छा ठीक है मेरी माँ, बताओ क्या चाहिए। मैं तुम्हें वो सब ला के दूंगा जिसकी तुम डिमांड करोगी। उसकी बात पर साधना के चेहरे पर एक मुस्कान खिल गई थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, सच में आप मुझे सब ला के देंगे, मेरी सारी डिमांड पूरी करेंगे? कंदन उसे देखते हुए चुपचाप हाँ में सिर हिला दिया। बस फिर क्या था। साधना ने अपनी एक लंबी चौड़ी डिमांड की लिस्ट कंदन को सुना डाली, जिसे कंदन बहुत ही गौर से सुन रहा था और उसकी बच्चों जैसी डिमांड्स पर उसे हंसी भी आ रही थी। आगे की कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी यह कहानी। मुझे दोनों चैप्टर पर कमेंट्स चाहिए। आप लोगों को 2 चैप्टर एक साथ दे दो तो आप दोनों पर कमेंट्स नहीं करते। अगर आज ऐसा हुआ तो 2 चैप्टर एक दिन में आना कैंसल हो जाएंगे। अभी के लिए गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।